गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल चाल है? बढ़िया। हमारी क्लास परफेक्टली ऑल्टरनेट डेज में चल रही है नहीं? कुछ हो जा रही है, कुछ हमने कर दिया, मतलब किसी तरीके से हो ही रही ऑल्टरनेट डेज में। लेकिन उस ऑल्टरनेट डेज में ये नहीं कि पूरा रजाई तान के सोन जा रहा है, ठीक है? थोड़ी थोड़ी पढ़ाई चल रही है ना, थोड़ी थोड़ी। कोई बात, थोड़ी थोड़ी तो शुरू करो, फिर ज़्यादा ज़्यादा भी करेंगे। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज। हमने टॉपिक का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया था कि साहब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट्स का मतलब क्या होता है। देन दे आर सर्टेन presumptions which are allowed when the intention of the legislature is not clear, and why do we need to interpret? Because of two main reasons. एक कई बार लॉ मेकर्स सर्टेन फ्यूचर सिचुएशन के बारे में नहीं सोच पाते एट द टाइम ऑफ मेकिंग द लॉ, बट वी नीड टू एड्रेस दैट। और दूसरा है, कितनी भी कोशिश कर लीजिए लॉ परफेक्ट बनाने के लिए बनता नहीं है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, एंड दैट इज अनदर रीजन वाई वी नीड टू गो फॉर दैट्स द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। नाउ बेटा, जो बच्चे ऑनलाइन लाइव क्लास ले रहे हैं, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, रूल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैच्यूज। मैंने इंटरप्रिटेशन के लिए एक दूसरा टर्म भी यूज किया था, क्या? कंस्ट्रक्शन। रूल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, जिसको आप कंस्ट्रक्शन भी, और कंस्ट्रक्शन किस चीज की इंटरप्रिटेशन? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैच्यूट्स। तो स्टैच्यूट्स को इंटरप्रेट करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या रूल्स है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या सिद्धांत है, वन हैज टू अप्लाई इन ऑर्डर टू डू द करेक्ट इंटरप्रिटेशन, दैट ऑल द रूल्स और प्रिंसिपल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। क्लियर? अच्छा, हर एक रूल और प्रिंसिपल के साथ एक बात ध्यान रखिए, कौन सा रूल किस कॉन्टेक्स्ट में, ये जरूर ध्यान रखना है। क्या होता है, हम कोई चीज़ जानते हैं बट ये नहीं जानते ये किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में इसको अप्लाई करना है। वो जानना नहीं जाना बराबर है, ठीक है? क्योंकि आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओ। कई बार होता है ना, एग्जाम में कोई पर्टिकुलर चीज़ आपने क्वेश्चन का आंसर में लिख दी, लेकिन उसका आंसर वो नहीं था, और जो आंसर था वो भी आप जानते थे, लेकिन आपको जो चीज़ आपने वहाँ लिख दिया उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता ये किस कॉन्टेक्स्ट में। नॉट ओनली इन द एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप कोई भी चीज़ जानते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं जानते, ये चीज़ कहाँ लगानी है, क्या होगा? गलत जगह लगा देंगे, और जहाँ लगानी है वहाँ नहीं लगाएंगे, सब उठ पटांग हो जाए। इसलिए कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सारे रूल्स के साथ कॉन्टेक्स्ट से बताऊँ कि कौन सा रूल किस कॉन्टेक्स्ट पे। चलिए वो तो बाद में बात करते हैं। सबसे पहले कि सब इन रूल्स और प्रिंसिपल्स, इन सिद्धांतों की जरूरत क्या है? वाई डू वी नीड दिस? है ये हम पढ़ेंगे, बट ऐसा क्यों बनाया गया है उसका मैं रीजन बता दूं पहले। वाई डू वी नीड द रूल्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन, एंड देन विल डिस्कस वन बाय वन द डिफरेंट रूल्स। क्लियर? मैं आपके सामने एक चीज लिखता हूं। लेट्स से इफ आई राइट 5 into 840, मैंने ये लिखा और आपको समझ आ गया, उसका रीजन समझिए क्यों समझ आ गया। मैंने लिखते समय सर्टेन रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन अप्लाई किए, और आपने भी वही रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करके समझा। मैंने लिखा एक सर्टेन रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करके, और आपने समझा उन्हीं रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करके। तो क्या मेरी बात इफेक्टिवली आप तक कम्युनिकेट हुई? हाँ या ना? क्या मेरी बात आप समझ पाए? मैं जो कहना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली समझ। लेकिन इफ समरी, मैं अप्लाई कर रहा हूँ रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, समरी इलिटरेट या बहुत छोटा बच्चा है मान लिया जिसने अभी तक मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखा है, क्या वो समझ पाएगा? तो गड़बड़ क्या हो गई है? मैं एक सर्टेन रूल्स को अप्लाई करके लिख रहा हूं, लेकिन सामने वाले को उन रूल्स की जानकारी नहीं है, या तो वो बहुत छोटा है या वो इलिटरेट है, व्हाटएवर। दैट्स वाई मेरी बात इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं हो रही है, सामने वाला मेरी बात समझ ही नहीं पा रहा है। ये सुनो, लेकिन अगर दोनों साइड, बनाने वाला और समझने वाला, अगर सेम प्रिंसिपल्स और सिद्धांत को फॉलो करते, बनाने वाला उन्हीं प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके बना रहा है, लिख रहा है, और सामने वाला समझ रहा है उन्हीं रूल्स को अप्लाई करके, व्हाट विल हैपन? दे विल बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये सुनो, इफेक्टिवली सामने वाले को बात समझ में आएगी। एग्जैक्टली अप्लाइंग द सेम लॉजिक। एक मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल देके अब शुरू किया। अप्लाइंग द सेम लॉजिक, जितने भी रूल्स और प्रिंसिपल्स लेजिस्लेचर अप्लाई करता है व्हाइल मेकिंग द लॉ। हु मेक्स द लॉ? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जितने भी आपको रूल्स और प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके लॉ बनाता है,
अच्छा, उन सारे रूल्स और प्रिंसिपल की जानकारी हमें ना हो when we are interpreting the law, you as a student, I am a teacher, some as advocates, judge, or whosoever is doing the interpretation of law, don't you think they also need to apply the same rules and same principle which the legislature applied while drafting or making the law? One has also to apply the same rules or principle to understand it correctly, to understand in the right manner, in understand it according with the intention of the legislature. नहीं तो गड़बड़ क्या हो जाएगी, उन्होंने सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल अप्लाई करके बना दिए और हमें उन रूल्स और प्रिंसिपल की जानकारी नहीं है. व्हाट विल हैपन? क्या लेजिस्लेचर की बात इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो पाएगी? नॉट एट ऑल, इट विल नॉट बी इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रूल्स और प्रिंसिपल्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड, एंड इन्हीं रूल्स और प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है और हमें इन्हीं रूल्स और प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके लॉ को समझना है. तो क्या हम सही तरीके से तभी इंटरप्रेट कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर. आई होप यू गॉट द पॉइंट. ठीक है, व्हाई डू वी नीड द रूल्स और प्रिंसिपल्स और इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द. अब सोच के देखिए, ज्यादातर लोग, जो मेरी समझ है, इनमें से कोई रूल नहीं जानते, सीधा लॉ पढ़ते हैं. क्या आपको लगता है कि वो सही ढंग से लॉ पढ़ पा रहे हैं? इसलिए वो महाभारत हो जाती है कि जो चीज़ स्टार्ट जहां से होना चाहिए, ठीक है, वही गायब है, बेस ही गायब है. तो कहाँ, इसलिए याद है मैंने बताया था कि साहब ये चैप्टर लॉ पढ़ कोई पढ़ती, इनमें फाउंडेशन में चैप्टर इंट्रोड्यूस होना चाहिए. कोई भी अगर लॉ पढ़ता सबसे पहले यही चैप्टर पढ़ना चाहिए कि साहब सिद्धांत ही नहीं पता, रूल्स ही नहीं पता, मैं सीधा लॉ पढ़ रहा हूँ और उन्हीं सिद्धांतों को अप्लाई करे क्या किया लेजिस्लेचर, लॉ बना रखा है. आई होप यू गॉट द पॉइंट. ठीक है, नाउ जितने भी रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं, देखिए, रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट्स, मैंने इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन शॉर्ट में लिख दिया है. रूल्स और प्रिंसिपल जितने भी हैं रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट्स, वी डिवाइड ब्रॉडली दोज रूल्स एंड प्रिंसिपल्स इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज द सेट ऑफ प्राइमरी रूल्स और प्रिंसिपल्स एंड अनदर इज द सेकेंडरी रूल्स और प्रिंसिपल्स. अच्छा, नाम से पता लगा किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, प्राइमरी की और सेकेंडरी की? ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा प्राइम, दैट इज फर्स्ट वन. ठीक है, सेकेंडरी रूल्स है वो भी यूज होते हैं बट उनका यूसेज कम है, बहुत रेयर किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में होता है, बहुत फ्रीक्वेंट यूज नहीं होता. लेकिन ज्यादातर यूज किसका होता है? प्राइमरी रूल्स का. किसका होता है? प्राइमरी. तो हम पढ़ेंगे सारे ही, ठीक है, एंड टोटल 11 रूल्स हम पढ़ेंगे, टोटल 11. लेकिन मैंने बताया हर रूल के साथ हम कॉन्टेक्स्ट समझना है, एक कौन सा रूल किस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई. अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं जानेंगे, आपका रूल जानना ही जानना बराबर, क्योंकि आपको पता नहीं लगाना कहाँ है, किस तरह के प्रोविजनल लॉ में लगाना है. हर रूल हर जगह नहीं लगा सकते आप. इज दैट क्लियर? तो प्राइमरी रूल्स के अंदर आप देख रहे हैं, नजर आ रहा है आपको, 7 रूल्स दे रखे 7. पहला क्या दे रखा है? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन. रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन बोलिए, कंस्ट्रक्शन बोलिए, मैंने इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन या रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, सबसे पहला रूल ये. इनफैक्ट प्राइमरी में भी सबसे पहला ये है, और हम कोई भी लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, सबसे पहले यही रूल अप्लाई करते हैं. लेकिन मैंने कहा सबसे पहले ये रूल अप्लाई करते हैं, इसका मतलब क्या यहीं पे रुक जाना है या आगे भी बढ़ना पड़ सकता है? आगे, बट स्टार्ट यहीं से करेंगे, इसे सबसे पहले पढ़ते भी यही हैं. तो कोई भी लॉ पढ़िए, बिना सोचे समझे सबसे पहले उस लॉ को समझने की कोशिश करेंगे. इंटरप्रेट किसकी हेल्प से? बाय अप्लाइंग विच रूल? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन. बट कुछ प्रॉब्लम अगर आती है, मैं बताऊंगा क्या प्रॉब्लम आती है, तो हमें इस रूल से आगे बढ़ना पड़ेगा. वी कैन नॉट रियली स्टॉप एंड वी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट टू ओनली दिस रूल, बट कई बार इस रूल से ही काम चल जाता है. वो सब सिचुएशन में बताऊंगा ये सब कैसे कैसे. लेकिन स्टार्ट किससे करना है? हमेशा किस रूल से स्टार्ट करना है? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन. इज दैट क्लियर? What is the number 2 primary rule? Rule of reasonable construction. ठीक है. Number 3 is the rule in Hayden's case, also called a mischief rule. ठीक है. Number 4 is the rule of beneficial construction. Number 5 is the rule of exceptional construction. सब बुक में लिखा आपके. Number 6 क्या आपका देखिए, दैट इज द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. थोड़ा सा याद है फाउंडेशन में इसके बारे में मैंने हिंट दिया हुआ, ठीक है, कि एक ही सिचुएशन में मल्टीपल लॉज लगते हैं तो क्या करते हैं, ये रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बताता है. एंड द लास्ट रूल ऑफ यूजस्टिम जनरिस, रूल ऑफ यूजस्टिम जनरिस. अच्छा, मैंने पहले भी फाउंडेशन में भी बताता रहता हूँ, वैसे भी आपको, कि लॉ में लैटिन का भी इस्तेमाल, लैटिन लैंग्वेज का भी इस्तेमाल, बीइंग द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो थोड़ा सा लैटिन थोड़ी से आप भी कोशिश करो, उसको 2-4 बार लर्न करोगे, लिखोगे, याद हो जाएगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता. लेकिन हम लैटिन जब लिखते हैं थोड़ी बहुत ना, जैसे कुछ फ्रेज यूज करते हैं लैटिन, तो लगता है कि सही माने अब लॉ बोल रहे हैं, लॉ लिख रहे हैं.
ठीक है, मैं एक बहुत बेसिक से एग्जांपल देता हूँ। कई बार आप बहुत अच्छी डिश खाते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई पूछता है कैसा लगा, बोला बहुत अच्छा है। कई बोलते हैं यार, एक होता है ना एरोमा, समझते हो, ये फ्लेवर बोलते हैं, ठीक है, बोले यार वो मिसिंग है। आजकल एक से एक चीज आती है ना, स्मोकी, ठीक है, आता ना, ये सब मॉडर्न टर्म है। अच्छा गांव में चले जाओ, आज भी वो क्या है, कोयले के ऊपर रोटी सिक रही, स्मोकी अपने आप ही है। हाँ है ना, तो नए मॉडर्न क्या, उसी के उसको प्रीमियम प्रोडक्ट बना दिया इन्होंने, है कि नहीं प्रीमियम। गांव में वो क्या कोयले पे, या आप अगर और कोई और इंटीरियर पे रहता हो, कि गाय के गोबर से जो उपले बनते हैं, गोइठे बनते हैं, उसके ऊपर जो रोटियां सिकती है, उसका टेस्ट ही अलग होता है। वही स्मोकी है, ये आजकल नए नए मॉडर्न कंसेप्ट है, ठीक है। मेरे साथ ये फॉर्चुनेट है कि मैंने लाइफ हर तरह की देखी है, इवन रिमोटेस्ट गाँव की भी देखी है, ठीक है, और हर तरीके से बोर्डिंग में भी रहा हूँ, वैसे भी रहा हूँ इंडिपेंडेंट, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा है, मैं हर तरह की बात कर लेता हूँ बच्चों से। लेकिन वही मैं कहने तो फ्लेवर जब मिसिंग होता है तो कुछ वैसे ही क्या होता है, जब लॉ में आप लॉ का थोड़ा टच नहीं देते, थोड़ा बहुत लैटिन फ्रेज यूज करते हो, वो फ्लेवर मिसिंग है, फिर वो जनरल इंग्लिश लगने लगता है। तो लगना चाहिए ना कि आप लॉ लिख रहे हैं, उसके इम्पैक्ट होता है, उसके नंबर भी बढ़ते हैं, ठीक है, मार्क्स भी बेटर मिलते हैं, हमेशा सामने वाला इंप्रेस होता है कि सर यू एक्चुअली नो द सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये अवॉइड नहीं करना, थोड़ी थोड़ी सी, भाई ये नहीं ना बहुत ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे आपको यूज। और कई बार तो एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन के अंदर ही पूरा क्वेश्चन ही लैटिन पे यूज कर ले, और आपने लैटिन याद ही नहीं है, उसका इंग्लिश मीनिंग भी बताऊंगा मैं, ठीक है, आप सोच के देखिए आपको लैटिन याद ही नहीं है, तो आपको समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या है, इसलिए थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। एनीवे, तो ये 7 प्राइमरी रूल्स हो गए, 4 सेकेंडरी रूल्स हैं। उसमें सबसे पहले आपको डॉक्ट्रिन और नॉसिस ऑफ सॉसिस, दैट इज एक्चुअली लैटिन में बताऊं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, क्या एक वर्ड एक एक्सप्रेशन का मीनिंग यूनिवर्सल होता है या कॉन्टेक्स्ट वाइज चेंज होता है, तो वही ये रूल बोलता है, ये रूल बोलता है कि साहब इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिटिया, ये एक्चुअली बोलता है कि जिस समय लॉ बना, एक वर्ड सुना हो इंग्लिश में कंटेम्परेरी, सुना है? कंटेम्परेरी का क्या मतलब होता है, इंग्लिश वर्ड, पिछले क्लास में बताया था, वर्ड पावर मेडी जी खरीद लो। 2 चीजें बोली, एक अखबार पढ़ना शुरू कर दो और एक इंग्लिश वोकेबुलरी को इंप्रूव करो। नॉट अबाउट दिस सब्जेक्ट, आपको वैसे भी बहुत अच्छा लगेगा। कंटेम्परेरी बोलते तो होगे, हाँ नहीं, कंटेम्परेरी क्या होता है, सुना तो होगा ये वर्ड। अच्छा, डांस में एक फॉर्म होता है, उस किसको बोलते हैं, उस डांस फॉर्म जिसको कंटेम्परेरी, सुना तो है कि साहब ये कंटेम्परेरी डांस है, इसका क्या मतलब है, किसको बोलते हैं कंटेम्परेरी? हाँ, नो नो नो, कंटेम्परेरी बोलते हैं समथिंग विच इज प्रिवलेंट नाउ डेज, जो आजकल प्रचलन में है। कई बोलते हैं दैट पर्सन वियर्स अ कंटेम्परेरी क्लोथ, मतलब कि आजकल जैसे कपड़े प्रचलन में आपको वैसे पहनता है। कई लोग नहीं बोलते यार उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत आउटडेटेड है, कई लोग नहीं बोलते ये कपड़े वो आज के जमाने में पता नहीं 20 साल पहले चलते थे वैसे कपड़े पहनता है। कंटेम्परेरी समथिंग विच इज प्रिवलेंट, जो आजकल प्रचलन में है। कंटेम्परेरी डांस जो आजकल डांस फॉर्म पॉपुलर है, प्रचलन में है, वो कंटेम्परेरी। इसका मतलब क्या, समय के साथ चीजें बदलती रहती है, तो आज कुछ कंटेम्परेरी है, 10 साल बाद कुछ और कंटेम्परेरी हो, ये सुनो। तो एक्चुअली क्या, लॉज भी जब बनते हैं तो जब बने थे उस समय क्या था और क्या सोच के बनाया गया था, क्या उसके हिसाब से क्या कई बार हो सकता है उन शब्दों के जो शब्द इस्तेमाल हुए उसके मीनिंग बदल गए हों ओवर पीरियड टाइम, ठीक है। लेकिन सब बताऊं तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेम्परेरी एक्सपोजर बताएंगे डिटेल में, ठीक है। एक स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन एंड लास्ट दैट इज द एक्सप्रेसियो, ठीक है, अल्टीरियस एक्सक्लूजियो, मतलब बेसिक होता है एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इंप्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ द अनदर। अगर कोई चीज एक्सप्रेसली मेंशन है, इसका मतलब है अदर चीज क्या है, एक्सक्लूडेड। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 1 पर्सन की कंपनी की डेफिनेशन आपने सेक्शन 2 क्लॉज 62 में पढ़ा है। 1 पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर। अच्छा, वर्ड यूज इज पर्सन, पर्सन में भी नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन, बट अंडर द कंपनी द रूल्स रिलेटिंग टू द ओपीसी, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है ओनली अ नेचुरल पर्सन कैन बी द मेंबर और द नॉमिनी इन द केस ऑफ ओपीसी। ये सुनो, सिर्फ नेचुरल पर्सन। अब ये क्या एक्सप्रेसली मेंशन है, तो डेफिनेशन ऑफ द ओपीसी सेक्शन 2 क्लॉज 62 उसमें लिखा 1 पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच ओनली
वन पर्सन है, वहां खाली पर्सन वर्ड की इंटरप्रिटेशन करें, इट कैन बी नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन, यस नो, बट इट इज एक्सप्रेसली मेंशन इन द प्रोविजंस ऑफ लॉ दैट ओनली अ नेचुरल पर्सन, दैट इंडिविजुअल कैन बी मेंबर और ऑफ ओपीसी और द नॉमिनी ऑफ द मेंबर ऑफ ओपीसी। तो इसका मतलब इम्प्लाइडली क्या वहां जो पर्सन वर्ड यूज इन द डेफिनेशन, क्या वहां आर्टिफिशियल पर्सन एक्सक्लूड हो गया, यस नो? अब वहां पर्सन की इंटरप्रिटेशन में हम सिर्फ क्या लेंगे, ओनली नेचुरल। द एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग दैट ओनली नेचुरल इंप्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ, वैसे पर्सन में दोनों आ रहे थे, लेकिन इसका मतलब क्या है, किसी को हमने एक्सक्लूड कर दिया वहां पे, आर्टिफिशियल पर्सन को। ये इसी रूल का मतलब है, बाकी हम डिटेल में बात करेंगे। एंड टोटल कितने रूल्स आपके, 11, 7 प्राइमरी एंड 4 सेकेंडरी। मैं प्राइमरी में सबसे पहले स्टार्ट करता हूं। अब मैंने क्या बताया, कोई भी लॉ आप इंटरप्रेट करें, सबसे पहले कौन सा रूल लगाना है, रूल ऑफ लिटरल कंसेंट, जो पहला प्राइमरी रूल है, पहला प्राइमरी रूल। इज दैट क्लियर? देखो क्या होता है, सारी दुनिया बोलते हैं कंटेम्प्रेरी डांस, उनको ये नहीं पता होता कंटेम्प्रेरी डांस किसको बोलते हैं। तो इससे पता क्या होता है, आप जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो बोलते हैं, सुनते हैं, उनको समझो भी। हम समझ नहीं रहे, हम खाली यूज करते हैं। बहुत लोग मैंने देखा है, दे यूज लॉट ऑफ टर्मिनोलॉजी बट दे डोंट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इट इज। और उसका पता बैड इफेक्ट क्या होता है, कई बार हम ऊट पटांग जगह उसका इस्तेमाल कर देते हैं, अब बाद में बड़ी इंसल्ट होती है। ठीक है, एनीवे देखिए, से नो थिंग्स की भाई चीज क्या है। देखिए पहला रूल आपका, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। दिस रूल it says that whenever we are interpreting any provision of law, कोई भी स्टैच्यूट को हम इंटरप्रेट करें, स्टैच्यूट के अंदर जो सेक्शंस हैं, सेक्शंस के अंदर जो प्रोविजंस हैं, जो कंटेंट्स हैं, हम उनको इंटरप्रेट, एनी प्रोविजन लॉ, मैंने बताया सबसे पहले ये रूल लगाना है। उस प्रोविजन ऑफ लॉ में जो भी वर्ड्स, एक्सप्रेशन, phrases यूज हुए हैं, दिस रूल सेज दैट whatever the words, expression, phrases which have been used in any provision of law, कोई भी प्रोविजन, कोई सब जगह सबसे पहले ये रूल लगाना है, we have to interpret those words, expressions and phrases used in a provision law, we have to interpret it literally। हमें उसे इंटरप्रेट करना है लिटरली। लिटरली का मतलब क्या है, जो वर्ड्स, एक्सप्रेशन, फ्रेजेज यूज हुए उस प्रोविजन ऑफ लॉ में, हमें उसकी इंटरप्रिटेशन लिटरली करनी है। लिटरली करने का मतलब क्या है, हमें उसका मीनिंग जो लेना है, डिक्शनरी मीनिंग लेना है, नेचुरल मीनिंग लेना है, पॉपुलर मीनिंग लेना है, या मीनिंग अंडरस्टूड इन डे टू डे लाइफ। मीनिंग अंडरस्टैंड डे टू डे, तो आम जिंदगी में लोग उसका मीनिंग समझते हैं, वही मीनिंग समझना है। इसको एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, मीनिंग अंडरस्टूड इन ऑर्डिनरी पार्लेंस। पार्लेंस का मतलब आम जिंदगी में लोग बातचीत में कैसे उसका मतलब समझते हैं, वही मीनिंग अंडरस्टूड इन ऑर्डिनरी पार्लेंस, PRLANC, मीनिंग अंडरस्टूड इन ऑर्डिनरी पार्लेंस। मतलब आम जिंदगी में जो उसका मतलब लोग समझते हैं, क्या डिक्शनरी में वही मीनिंग दिए होते हैं, डिक्शनरी मीनिंग, पॉपुलर मीनिंग, नेचुरल मीनिंग। अच्छा, ये जो डिक्शनरी, पॉपुलर, नेचुरल या मीनिंग अंडरस्टूड इन डे टू डे लाइफ, मीनिंग एज पर द ऑर्डिनरी पार्लेंस मीनिंग, क्या ये डिफरेंट चीजें या ये सब आपको इंटरचेंजेबल वर्ड्स, एक ही चीज को कहने के अलग अलग तरीके हैं, चीज वही है। जो आम जिंदगी में हम उसका मतलब समझते हैं, हमें वही मीनिंग लेना है, हमें वही मीनिंग लेना है। ठीक है, पहला ये रूल क्या कहता है, व्हेनेवर वी आर इंटरप्रेटिंग, सब लिखा हो बेटा, समझने की कोशिश करना, थोड़ा बहुत आप नोट करना कर सकते हैं। देखिए ज्यादातर चीजें लिखी हुई इसके अंदर। ठीक है, आपको देखिए जो भी हम वर्ड्स, एक्सप्रेशन यूज हो रहे हैं, किसी मान लिया कोई भी एक्ट उठाया, उसका कोई भी सेक्शन हमने लिया, उस सेक्शन के अंदर जो भी कंटेंट्स हैं, तो कंटेंट्स में क्या होंगे, वर्ड्स होंगे, फ्रेजेज होंगे, एक्सप्रेशन होंगे। ठीक है, हम जब उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे तो ये रूल क्या कहता है, कैसे इंटरप्रेट करें, सबसे पहले ये रूल अप्लाई करना है, इंटरप्रेट द कंटेंट्स ऑफ दैट सेक्शन ऑफ दैट प्रोविजन लॉ लिटरली। लिटरली मीन्स व्हाट, उनका वर्ड्स और एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस के जो डिक्शनरी मीनिंग होते हैं, पॉपुलर मीनिंग होता है। अच्छा, तो
एक जनरल जो डिक्शनरी होती है, जैसे आप लोग स्कूल में कॉलेज में यूज करते हैं, वो जनरल डिक्शनरी है। एक लॉ की डिक्शनरी अलग आती है, मैं उसकी बात नहीं करना चाहूँगा। जनरल डिक्शनरी जो इंग्लिश बेसिक, जो आप कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड की डिफरेंट डिफरेंट डिक्शनरी आती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो जनरल जो डिक्शनरी है, क्या उसमें जनरल मीनिंग ही दिया होता है? पॉपुलर मीनिंग, ऑर्डिनरी मीनिंग, यस नो, नेचुरल मीनिंग, या मीनिंग विच अंडरस्टूड इन डे टू डे लाइफ, दैट इज द मीनिंग एज पर द ऑर्डिनरी पार्लेंस। तो ये बोला यही मीनिंग आपको लेना है, यही मीनिंग आपको लेना। अच्छा एक बताइए, जब ये मीनिंग आप लेंगे, क्या उस मीनिंग को, when we are interpreting the words expression literally, can I say that meaning, can I say that meaning is the literal meaning? जो मीनिंग निकल के आएगा by applying this rule, क्या मैं उस मीनिंग को लिटरल मीनिंग कह सकता हूँ, हाँ या ना? कैन आई कॉल इट द लिटरल मीनिंग? व्हेन आई अप्लाइंग दिस रूल, तो वट एवर द मीनिंग आई एम गेटिंग, कैन आई कॉल दिस मीनिंग एज द लिटरल मीनिंग? लेकिन सबसे पहले हमने ये रूल अप्लाई करना है, और ये रूल ये कहता है कि इंटरप्रेट द लॉ लिटरली। इट मीन्स whatever the contents are there in the sections of the statute, interpret those words expression used in the section according to their popular meaning, dictionary meaning and all that, ठीक है, and natural meaning, the meaning understood in day to day life, ठीक है, that is the literal meaning लेना है। लेकिन आपने इस रूल को अप्लाई करके जो मीनिंग निकाला, दैट मीनिंग इज कॉल्ड एज द लिटरल मीनिंग। 3 मैं सिचुएशन बताऊंगा जहां पे आपको लिटरल रूल फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। इसका तो क्या हुआ, क्या हमें कुछ और भी करना पड़ेगा? जब ये फेल हो गया, वी नीड टू मूव ऑन, वी नीड टू मूव ऑन, एंड हमें वी हैव टू अप्लाई सम अदर रूल टू फाइंड आउट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट्स। अच्छा 3 सिचुएशंस कौन सी है, वन बाय वन विल डिस्कस दैट। अच्छा इसका मतलब उन 3 केसेस में क्या लिटरल रूल काम नहीं कर रहा है, यस और नो, और कौन से केस है, विल डिस्कस दैट। लेकिन क्या सीधा हम उन सिचुएशन में पहुंच जाएंगे या पहले लिटरल रूल अप्लाई करेंगे? पहले लिटरल रूल अप्लाई करेंगे। मैं भी पूरा कर बताऊंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा, बहुत लॉट ऑफ थिंग्स विल डिस्कस दैट, ठीक है। इसका था पहली सिचुएशन वेयर द लिटरल रूल रियली फेल्स। अच्छा मतलब फेल तो अप्लाई करके देखो ना, कोई एग्जाम में फेल कब होता है? जब अपियर होगा तब तो फेल होगा, बिना अपियर से फेल हो जाएगा। तो फेल्स का मतलब बेसिकली आप अप्लाइड, बट कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है जिसकी वजह इट हैज फेल्ड। तो अप्लाई तो सबसे पहले यही करना आपको, ठीक है। नाउ आपने लिटरल रूल अप्लाई करके जो मीनिंग निकाला, दैट इज लिटरल मीनिंग। वो मीनिंग उस प्रोविजन ऑफ लॉ जिसको आपने इंटरप्रेट किया है, उसके पर्पस और ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट जा रहा है। क्या जा रहा है? पर्पस और ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट जा रहा है। वो पर्पस और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है, डिफीट कर रहा है? डिफीट कर रहा है। इट इज नॉट अचीविंग द पर्पस और ऑब्जेक्टिव फॉर विच दैट लॉ हैज बीन मेड, दैट पर्टिकुलर प्रोविजन हैज बीन मेड बाय द लेजिस्लेचर, रादर इट इज गोइंग अगेंस्ट दैट, रादर इट इज डिफीटिंग द पर्पस, रादर इट इज डिफीटिंग द पर्पस। अच्छा हमने जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हमने बार बार क्या बात स्टार्ट क्या था, लॉ इंटरप्रिटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? टू गिव इफेक्ट टू द इंटेंशन ऑफ द ऑथर ऑफ द लॉ, दैट इज द लेजिस्लेचर, ये सुनो। तो अगर इंटेंशन, जो पर्पस सोच के लेजिस्लेशन ने वो लॉ बनाया, वही डिफीट हो रहा है, उसी अगेंस्ट मीनिंग जा रहा है, क्या वो मीनिंग सही है, गलत है? गलत है। तो इसका मतलब क्या, और वो मीनिंग कैसे निकला? बाय अप्लाइंग द लिटरल रूल। इट मीन्स क्या लिटरल रूल वहां काम कर रहा है, फेल हो गया? फेल हो गया। इट मीन्स द फर्स्ट सिचुएशन वेयर वी से द लिटरल रूल फेल्स when the literal meaning which we have got by applying the literal rule, a rule of literal construction, is going against the purpose or objective to achieve the same that provision of law has been made. अगर उसके अगेंस्ट जा रहा है तो उस केस में ऑब्वियसली लिटरल रूल क्या हो गया है? फेल हो गया है। हमें आगे चलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा टू फाइंड आउट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ लॉ। समझ आ रहा है? पक्का सबको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अब एक चीज देखिए, एक सिचुएशन देखो आप, मान लें आपने एक लॉ के प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन किया, एक मीनिंग आ गया। सबसे पहले कौन सा रूल लगाया? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। उसको अप्लाई करके जो मीनिंग आया क्या है? लिटरल मीनिंग। अच्छा समवन हु इज डूइंग द इंटरप्रिटेशन, लेट्स से ए इज डूइंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ लॉ, ही इज नॉट अवेयर अबाउट द पर्पस और ऑब्जेक्टिव टू अचीव द सेम दैट प्रोविजन हैज बीन मेड बाय द लेजिस्लेचर। उसको पर्पस ऑब्जेक्टिव की जानकारी नहीं है, तो will he able to compare the literal meaning with the purpose? जो बंदा इंटरप्रेट कर रहा है, लेट्स से ए इंटरप्रेट कर रहा है, उसको उस प्रोविजन और लॉ के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है, क्या सोच के लेजिस्लेचर लॉ में उसकी जानकारी नहीं है। ही इज नॉट अवेयर, ही इज इग्नोरेंट अबाउट ऑल दिस थिंग। तो क्या वो कंपेयर कर पाएगा कि सब जो लिटरल मीनिंग निकला है, क्या वो पर्पस को अचीव कर रहा है या पर्पस अगेंस्ट जा रहा है? अच्छा पर्पस को अगर अचीव कर रहा है,
अगर अचीव कर रहा है, क्या लिटरल रूल फेल हो गया, वर्क कर रहा है, तो हम वहीं रुक जाएंगे, हमें और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, हमें और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो अगेंस्ट अगर जा रहा है तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो उसके लिए कंपेयर करना पड़ेगा द लिटरल मीनिंग एंड द पर्पस, क्या दोनों कंपेयर करना पड़ेगा, हाँ या ना। एंड इफ समवन इज नॉट अवेयर अबाउट दैट पर्पस और इंटेंशन, क्या वो कंपेयर कर पाएगा? एंड कंपेयर नहीं कर पाएगा तो क्या वो लिटरल रूल में रुक जाएगा। अब मान लिया एक ऐसी केस हो जहां वो पर्पस के अगेंस्ट जा रहा हो, क्या आप वो गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा है। इसलिए बार बार मैं क्या बोलता हूं, कोई भी प्रोविजन को पढ़ो, शब्दों को जानने से पहले उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं, अंडरस्टैंड व्हाई दैट हैज बीन मेड, क्या सोच के बनाया गया था, क्या पर्पस था, क्या ये नहीं क्लियर है, आप कभी भी सही इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। कितने लोग मैंने देखा है वो सिर्फ लिटरल इंटरप्रिटेशन करते हैं, वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि उसको जान समझ ही नहीं है कि लॉ इंटर वही बता, अंग्रेजी टू हिंदी कर लिया, ठीक है, वो अरे डिक्शनरी मीनिंग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन ही तो कर रहे हैं, ठीक है, एंड ये ट्राइंग टू कन्वर्ट इनटू सिंपल लैंग्वेज, और इतना ही कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं कर रहे आप। बट क्वेश्चन ही जरूरी नहीं कि हमें, अच्छा लिटरल रूल ही सब कुछ होता तो इतने सारे रूल्स क्यों दे रखे, ये सुनो। और ज्यादातर मेरी समझ है लोग लॉ इंटरप्रिटेशन में खाली लिटरल रूल लगाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो भैया यही बोला ना, ऑर्डिनरी मीनिंग वो यही करते हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करते। डोंट टू थिंक आप फिर इतने सारे रूल्स किस लिए दे रखे हैं। तो बहुत चीजें हैं, लॉट ऑफ थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है दे आर कन्फाइंड ओनली टू द लिटरल, दे आर ओनली कन्फाइंड टू द लिटरल, बट वो गलत है, वो गलत है। नाउ तो मेरा दो टॉपिक अभी चलेगा, केसेस वेयर लिटरल रूल बोलो या रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन एक ही बात है, ध्यान रखना। द केसेस वेयर लिटरल रूल फेल्स या डज नॉट वर्क, एक ही बात है। पहला केस, नोट करना आप कर सकते हैं, केसेस वेयर द लिटरल रूल फेल्स और डज नॉट वर्क। कौन कौन से केस जहां लिटरल रूल काम नहीं करता या फेल हो जाता है? केसेस वेयर द लिटरल रूल फेल्स और डज नॉट वर्क, एक ही बात है। हाँ है, उसको थोड़ा पॉइंट्स बनवा देता हूं, ठीक है, लिखा हुआ तो सब है बुक में, थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी बाद में। एग्जाम में लिखना वैसे ही जैसे बुक में लिखा हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हो, बट वो भी तरीका ठीक है, बट थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। पहला, इफ लिटरल मीनिंग, अच्छा लिटरल मीनिंग जब बोला इसका मतलब क्या है? द मीनिंग विच यू हैव गॉट बाय अप्लाइंग द लिटरल रूल, क्लियर है ना, जो मीनिंग हमें मिला है बाय अप्लाइंग द लिटरल रूल। इफ द लिटरल मीनिंग goes against the purpose or objective of provision of law, जिस प्रोविजन को आपने इंटरप्रेट किया उसके अगेंस्ट जा रहा है, इसका द पर्पस ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, डिफीट हो रहा है, ठीक है, ये बोल सकते हैं इफ द लिटरल मीनिंग डिफीट्स द पर्पस, इट डिफीट्स द पर्पस, एक ही बात है। अचीव्स द पर्पस मतलब पर्पस को फुलफिल कर रहा है एंड पर्पस के अकॉर्डिंग मीनिंग आ रहा है, और डिफीट्स द पर्पस का मतलब क्या, इट इज गोइंग अगेंस्ट द पर्पस एंड ये पर्पस को डिफीट, या कह सकते हैं लिटरल मीनिंग डिफीट्स द पर्पस, ऐसे कह सकते हैं डिफीट्स द पर्पस, इफ द लिटरल मीनिंग डिफीट्स द पर्पस। क्लियर? ओके, नाउ अब सवाल उठता है कि हमने ये तो समझ लिया कि साहब ये पहला केस है जहां पे लिटरल रूल वर्क नहीं करता, फेल हो जाता है, तो सवाल तो सोल्यूशन क्या है? ये तो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया कि साहब इस केस में लिटरल रूल फेल हो जाता है, तो मुझे कुछ ना कुछ करके राइट मीनिंग तो निकालना पड़ेगा, हाँ या ना। तो इस सिचुएशन में द सॉल्यूशन, ये तो केस मैंने बताया कि साहब यहां काम नहीं करता, द सॉल्यूशन इज दैट वी हैव टू अप्लाई रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, जो सेकेंड रूल है। तो क्या फर्स्ट और सेकेंड इंटरकनेक्टेड है? हाँ है ना, फर्स्ट काम नहीं कर रहा, मूव ऑन टू द सेकेंड रूल। सेकेंड रूल का नाम क्या है? रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, दे रखा है ना बुक में। इट मीन्स if the first rule, that is rule of literal construction, fails, why? Because it is going against the purpose
or objective defeats the purpose, in that case solution is that apply the second rule. What is that second rule? Rule of reasonable construction. This rule of reasonable construction says that if litera legis, that is ये लैटिन है, इसका मतलब लेटर ऑफ द लॉ is not clear. If litera legis, that is letter of the law, is not clear, then interpret the law ratio legis. Then interpret the law ratio legis. That is the spirit of law. Spirit मतलब क्या होता है? Purpose, objective, कल ही बताया था, परसों बताया था. Then interpret the law according to spirit or purpose. If litera legis, that is letter of law, litera legis is Latin term, इसका मतलब letter of the law is not clear, then interpret the law ratio legis. Ratio legis is again a Latin, इसका मतलब है spirit of law. Spirit means purpose, objective. परसों बता दें spirit की इंपॉर्टेंस बहुत हाई होती है, और ये अनफॉर्चुनेट हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में लोगों ने कभी भी किसी भी चीज़ में स्पिरिट और पर्पस और ऑब्जेक्टिव पे ध्यान नहीं दिया है, नहीं दिया है, खाली लेटर पे ही ज़्यादा ध्यान है. अभी 22 जनवरी को जी राम मंदिर बन गया. अच्छा, राम ने जो हमें एक संस्कार दिए, जो चीज़, क्या वो लोग फॉलो कर रहे हैं? कुछ नहीं. भाई खाली है वो हंगामा कर लिया, लड्डू बांट लिए, हो गए. अगर आप पर्पस समझिए ना, वो अगर आप करें सही में, तभी तो राम, तभी तो गुण वो हैं. खाली मूर्ति सब कुछ थोड़ी है, वो बड़ा मुश्किल काम है. ये हो हंगामा करना बहुत आसान है. तो पर्पस का एक्चुअली कंसेप्ट हमारे कंट्री में बहुत लोगों को समझाना है कि भाई कोई भी काम के पीछे एक पर्पस है, एक ऑब्जेक्टिव है, हर चीज के पीछे. एंड इफ यू अंडरस्टैंड इट एंड डू इट अकॉर्डिंग टू पर्पस, आप लाइफ में हमेशा विनर होगे. एनीवे, अब देखो ये रूल यही बोल रहा है ना कि इफ द लिटरल लेगिस इज नॉट क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ? जो लेटर ऑफ द लॉ है, अच्छा जब लिटरल लेगिस की बात कर रहे हैं, क्या लिटरल इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा है? ये सुनो, नहीं क्लियर इसका मतलब क्या? पर्पस के अगेंस्ट जा रहा है. Then interpret the law according to ratio legis, that is the purpose, spirit. तो मेरा लेटर ऑफ द लॉ फेल हो गया क्योंकि वो पर्पस के अगेंस्ट जा रहा है. तो ये रूल क्या बोलता है? इंटरप्रेट द लॉ रेशियो. पर्पस के हिसाब से मतलब वो मीनिंग लीजिए जो पर्पस को अचीव करे, वो मीनिंग लीजिए जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करे. देन इंटरप्रेट द लॉ रेशियो लेगिट अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द लॉ एंड टेक दैट मीनिंग विच रियली अचीव्स द पर्पस और ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ लॉ. क्या ये सॉल्यूशन मिल गया? एंड सॉल्यूशन इज इन द सेकेंड रूल, दैट रूल. लेकिन डायरेक्टली ये रूल नहीं लगाना है, पहले क्या लगाना है? लिटरल रूल लगाना है. और लिटरल रूल में अगर समस्या आती है तो हमारे पास ये सॉल्यूशन है. इज दैट क्लियर? मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं एंड देन यू गेट मोर क्लैरिटी. क्लियर? ठीक है. एक कंपनीज एक्ट के अंदर एक्चुअली चैप्टर के साथ क्या है कि चैप्टर में ना सिद्धांत दे रखे हैं. अच्छा, सिद्धांतों को क्या होता है समझना बड़ा, ये बड़ा बोलते सिद्धांत जो होते हैं ना, कोई भी आप रूल्स प्रिंसिपल्स, ये बड़े रूखी चीज होती है. रूखी समझते हो? जिसमें ड्रामा ज़्यादा नहीं होता. ठीक है, लेकिन सारी चीज चलती प्रिंसिपल्स पे ही है. समझे? सारी चीज चलती प्रिंसिपल पे ही है. अब उसको थोड़ा सा एनरिच करने के लिए वी नीड लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. नहीं तो क्या, सुन लिया लेकिन आप उसको उतना अच्छे से जहन में आपको बात जाएगी नहीं जब तक कि हम उसको साथ सपोर्ट नहीं करें विद लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. ठीक है, इसलिए लोग क्या करते हैं, इन सब चीज़ों में जाना नहीं चाहते. और ये खाली यहाँ की बात नहीं, सब चीज़ों में एक्चुअली क्या है, आपकी क्लास में वो एग्जाम्पल दिया था. अच्छा देखो, एक टिपिकल सा एक हमारे सोसाइटी में सिस्टम चला है. बहुत लोग देता, भगवत गीता सुना, भागवत करा रहे हैं, सुना होगा, सुना तो है कि 10 दिन की, 11 दिन की, 5 दिन की, जो भी कराते लोग. ठीक है, और एक बाबा जी आते हैं, सुनाते हैं. ठीक है, मोटी फीस चार्ज करते हैं उसकी, और जितना बड़ा बाबा उसकी उतनी बड़ी फीस है. हाँ, और वो जरूर बोलेगा सारी मोह माया त्याग दो, त्याग के मुझे दे दो. यही करता हो. ठीक है, लोग नहीं समझ रहे ना, लोग नहीं समझ रहे. ठीक है, अच्छा उससे जितनी फीस की बात हुई, अगर मुझे जजमान ने थोड़ा बहुत कम दे दिया ना, जजमान वही इंग्लिश में क्लाइंट. ठीक है, क्लाइंट ही तो है भाई, वो सर्विस प्रोवाइडर है ना. अगर थोड़ी सी फीस में कटौती, देखो उसका रौद्र रूप देख लेना. और अभी क्या समझा रहा था? चित्त को शांत रखो. ठीक है, ये सब मोह माया है, सब यहीं रह जाना है. तो बाबा जी आपका इतना रौद्र रूप क्यों हो रहा है छोटी चीज के लिए? समझ लो, ये मैं खाली एक
चीज़ समझो, प्रिंसिपल्स और सिद्धांत कैसे रूखे होते हैं, और ये ज़्यादातर लोग इसको ना समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए समझने के लिए मैच्योरिटी चाहिए। अच्छा, ये गीता जो बोलते हैं भगवत, बहुत अच्छी चीज़ है ये गीता, आप समझिए उस, लेकिन इसका लोग बिगाड़ के रूप पैदा कर रहे, दिखा रहे लोगों को। गीता, असल गीता का क्या कंसेप्ट को बताएगा? गीता किसको कहते हैं? जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को जो कृष्ण ने आपको समझाया था, ठीक है, और उसको मोटिवेट किया था, क्या वही उपदेश ही गीता है? हाँ है ना? ये सुनो, और आपको बताऊंगा आज तक के वर्ल्ड में बिगेस्ट मैनेजमेंट गुरु कोई आज तक रहा है तो वो कृष्ण जी हैं। हर चीज को उन्होंने कैसे मैनेज किया है। तो आजकल बड़ी बड़ी एमबीए इंस्टीट्यूट में, आईआईएम अहमदाबाद में भी गीता पढ़ाई जा रही है। कोई इससे बड़ा कोई मैनेजमेंट गुरु नहीं हुआ कि हर चीज को कैसे मैनेज करना, ही न्यू द आर्ट। अब वो एक्चुअल गीता है, और वो बहुत अच्छे से सिद्धांत देता है जिंदगी में कैसे, उसमें हम पूरा समझोगे ना, लेकिन वो बहुत रूखा है, उसको समझोगे ना लोगों को बोरिंग लगने लगता है, ठीक है। अच्छा, असली जो भगवत होती है क्या, उसमें इसी की बात होनी चाहिए, लेकिन तुम जाके देख लेना किसी के यहाँ भी भगवत होती है, क्या होती है? कृष्ण जी बचपन में कैसे मक्खन चुराए खा रहे हैं, यही होता है ना, ठीक है। गोपियों के साथ कैसे डांस कर रहे हैं, ये होता है ना। फिर उनका विवाह हो रहा है, ठीक है। अब ये सब क्या रस वाली चीज़ है ना, मजा। अच्छा, उसमें क्या झांकियाँ भी होती है, घर वाले या कुछ आपको क्या बन बन के आते, ठीक है, लोग भी हाँ ताली हो जा रहे, मजा आ गया, ठीक है। क्या हुआ? आपने बकवास, आपने गीता तो सुनी नहीं, असल बात तो गायब हो गई, क्यों? उसमें रस नहीं आता ना। असली चीज वो है, मतलब असल चीज बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं। मैक्सिमम लोग तो फालतू आडंबरों में खोए हुए हैं। बाबा जी को लगता है यार जनता पागल है, अपना भी क्या है, 5-7 दिन का 10-20 लाख रुपए का चेक मिल जाए, काम खत्म। एक जगह हमारे कोई जानकार थे, उन्होंने भगवत गीता कराई, तो मुझे बोले कि वो बाबा जी बहुत थक गए हैं, अब आराम करने बाबा जी है ना, खत्म हो जाएगी कथा, ठीक है, तो स्विट्जरलैंड जाएंगे। मैं भाई साहब स्विट्जरलैंड, कई बार तो ख्याल आता है बेकार या झक मार रहे हैं, हम भी वही कर लेते बोलना तो आता ही है, ठीक है, लॉ की जगह वो बोल लेंगे, ठीक है, तो मतलब सही है। अच्छा, वहां पैसे भी लोग देते हैं, पैर भी छूते हैं। कोई ऐसा धंधा देखा, कोई बिजनेस देखा जहां पे कस्टमर आपको तेल लगा रहा हो, ठीक है, समझो, कस्टमर को तेल लगाना पड़ता है ना, समझो, तेल लगाना मतलब उसकी जी उजूरी करनी पड़ती है ना। यहाँ कस्टमर ही उल्टा क्या है, वो सब कुछ दे भी रहा है, झुका भी रहता है एकदम, ठीक है। सारे बिजनेस में क्या होता है कि जिसको पैसे लेने हैं सामने वाले की जी उजूरी करनी पड़ती है, हाँ है ना। एनीवे, देखो मेरा कहना है सिद्धांतों को समझना बहुत टेढ़ी चीज है, और जिसने पकड़ लिया ना फिर फालतू ये सब चीज सब बकवास है। सब असल चीज तो वो थी, वो सब गायब कर दिया, खाली नौटंकियां दिखाते रहते हैं। अच्छा, बीच में जब ब्रेक होगा खाने का नाश्ते का होता है, लेविश अरेंजमेंट होता है, लोग एक भगवत गीता कराते हैं भाई जी, और पूरा मार्केट में वो होता है ना, लोगों को दिखावा जी हमने कराया, हमने 25 लाख रुपए खर्च किया, हमने 20 लाख, यही होता है और क्या होता है, स्टेटस सिंबल है और कुछ नहीं है। असली जो ज्ञान की बात हो तो जीरो है, नील बट्टा सन्नाटा, कुछ नहीं है। ज्ञान तो बहुत हो सकता है, उसमें मिल सकता है, और उसमें इतने पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो दिक्कत है कि मासेस को सब चीज़ समझ में नहीं आती है, बहुत कम लोग होते हैं जो सही चीज़ को पकड़ लेते हैं। एनीवे, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। कंपनीज एक्ट के अंदर ऐसे बहुत जगह आपको ऐसे प्रोविजन मिलेंगे, अब तो आप पढ़ोगे, आपके पहले 10 चैप्टर सिलेबस में, कि सब कंपनी को एक सर्टेन चीज बहुत जगह आपको मिलेगा, एक नहीं कई जगह ऐसी चीज मिलेगी। कंपनी हैज टू एडवर्टाइज सो एंड सो थिंग इन 2 न्यूज़पेपर्स, 1 इंग्लिश, ऐसे प्रोविजन कई जगह मिलेंगे कंपनी एक्ट में। एंड सेकेंड, वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज कहाँ की? जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। एंड यू ऑल नो, आई होप, कि साहब हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही होता है, एक से बाकी उसके अलावा जितने ऑफिस होते हैं सब ब्रांच ऑफिस होते हैं, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही होता है, ये ज़्यादा है। फाउंडेशन में भी थोड़ा सा मैंने बता रखा, बाकी इंटर में बताऊंगा। मैंने इंटर में कंपनी लो 0 लेवल से पढ़ाना है, फाउंडेशन ने किसी ने अगर ढंग से नहीं पढ़ा है या पढ़े भूल गए तो मैं 0 लेवल से पढ़ाऊंगा कि साहब ये देखिए आप फाउंडेशन एजम्पशन में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने उस चैप्टर को ध्यान से नहीं पढ़ा या भूल गए, वट एवर, ठीक है। अच्छा, लॉ ये बोलता है कि साहब कंपनी हैज टू एडवर्टाइज अ सर्टेन थिंग, जो भी है, मतलब एक जगह नहीं, ऐसे प्रोविजन कई जगह मिलेंगे। 2 अखबारों में छपवाना है, एक इंग्लिश और दूसरा वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर।
वर्नाकुलर मीन्स लोकल लैंग्वेज ऑफ विच प्लेस वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। और रजिस्टर्ड ऑफिस हर कंपनी का यूनिक होता है, एक ही होता है। क्लियर है? अच्छा, ये प्रोविजन लॉ का क्लियर। इसके पीछे पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या था समझिएगा आप। अच्छा, कॉर्पोरेट की जो फंक्शनिंग है, कंपनीज की जो फंक्शनिंग है, क्या बाय एंड लार्ज इंग्लिश इन्वायरमेंट है ना? कॉर्पोरेट्स के अंदर सारी फंक्शनिंग बाय एंड लार्ज, सारा वर्क कल्चर क्या है? इंग्लिश है। ये सुनो, सारी कम्युनिकेशन सब कुछ इंग्लिश में बाय एंड लार्ज। अच्छा, लोकल लैंग्वेज तो आपने अंग्रेजी के अखबार में छपा है तो क्योंकि आपका कॉर्पोरेट कल्चर वैसा ही है। अब सवाल था वर्नाकुलर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्यों है लॉ में, इसका पर्पस क्या है? इट हैज बीन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्व्ड दैट एक कंपनी के जितने शेयरहोल्डर्स होते हैं उसमें ज्यादातर शेयरहोल्डर उस एरिया में होते हैं जिस एरिया में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। अच्छा, लॉजिकल सी बात है, कंपनी का अगर एक ही ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस तो हो गई, क्या उस कंपनी के बारे में किस एरिया के लोग जानते होंगे? जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस की बात है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर डीएलएफ बहुत रियल एस्टेट कंपनीज, ठीक है। आपने सर शोभा का इतना नाम नहीं सुना होगा, शोभा डेवलपर्स, लेकिन शोभा डेवलपर्स इज वन ऑफ द टॉप बिल्डर्स। अगर सदर्न इंडिया चले जाओ, साउथ में इतने प्रोजेक्ट्स है, दुबई में इनके इतने प्रोजेक्ट्स है, बहुत प्राइम बिल्डर है। लेकिन दिल्ली में लोग इतना, क्योंकि यहाँ पे इतना काम ही नहीं इनका है, लेकिन बहुत लिमिटेड है, तो हम नहीं जानते। लेकिन ऐसा नहीं कि वो कंपनी को छोटी है, बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन इस एरिया के लोग नहीं जानते क्योंकि नजर नहीं आता, ना उनके कोई बोर्ड्स नजर आते हैं, ना कोई ऑफिस नजर आता है। तो ऑटोमेटिकली क्या अच्छा, जब अवेयरनेस कम होती है, क्या ऐसी कंपनी के साथ लोग जुड़ते ज़्यादा हैं, कम जुड़ते हैं? तो जुड़ने वाले कौन होते हैं? जिस एरिया में वो है। तो ये एक्सपीरियंस से देखा गया, ऑब्जर्वेशन से, एक कंपनी का जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है उस कंपनी के ज्यादातर शेयरहोल्डर में 100%, 60, 70, 80% शेयरहोल्डर उस एरिया के होते हैं जिस एरिया में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस। इज दैट क्लियर? नो। अच्छा, कंपनी जो अखबार में छपवा रही है उसका पर्पस क्या है? शेयरहोल्डर तक वो बात कम्युनिकेट करना, शेयरहोल्डर तक वो बात कम्युनिकेट। अच्छा, हु आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी? शेयरहोल्डर, पैसा उनका लगा हुआ। अच्छा, कंपनी को मैनेज डायरेक्टर्स करते हैं, बट डायरेक्टर्स को भी अपॉइंटमेंट में एक रोल शेयरहोल्डर का होता है। डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द शेयरहोल्डर। एंड एक प्रोविजन है, आप फायदे में पढ़ेंगे, अगर कोई डायरेक्टर सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसका टर्म पूरा, मान लो वो 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ या 3 साल के लिए अपॉइंट हुआ, उसको बीच में भी शेयरहोल्डर हटा सकते हैं। तो आप समझ रहे कंट्रोल किसके हाथ में? इसलिए उस पॉइंट ऑफ शेयरहोल्डर्स आर कंसीडर्ड ओनर ऑफ द कंपनी, उस सेंस में, ठीक है। अच्छा, शेयरहोल्डर की नॉलेज में बात को लाना। अच्छा, जितने भी आपके शेयरहोल्डर हैं, क्या जरूरी है कि सबको इंग्लिश आती होगी? लेकिन अब जब कोई ज्यादातर शेयरहोल्डर उस एरिया के, जिस एरिया में रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो कोई व्यक्ति इंग्लिश जाने ना जाने, लेकिन क्या लोकल लैंग्वेज तो जानता ही है, यस और नो? अच्छा, कोई बंदा अगर बंगाल में पैदा हुआ, कहीं भी कैलकाटा पैदा हुआ, पूरे वेस्ट बंगाल कहीं पैदा हुआ, क्या उसको इंग्लिश आया नहीं, बंगाली अपने आप सीख जाएगा? क्योंकि माहौल वैसा है, बाहर निकलेगा, घर में सब जगह बंगाली बोली अपने आप सीख जाता है। ये सुनो, ये सुनो, तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। अच्छा, दिल्ली की जैसे लोकल लैंग्वेज हिंदी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, या मान लिया को पंजाबी एक्चुअली फैमिली मान ले कोई, ठीक है, और उनके घरों में पंजाबी बहुत बोली जाती है, क्या उन बच्चों को पंजाबी सिखानी पड़ती है? अपने आप सीख जाते हैं, अपने आप सीख जाते हैं। अच्छा, ओवरऑल इन्वायरमेंट दिल्ली में देखिए, हिंदी सिखाने के होते अपने आप सीख जाते हैं, बोलना चलना इतना तो बेसिक सबसे अपने आप आ जाता है। तो पर्पस ये था लॉ मेकर का कि भैया ज्यादातर शेयरहोल्डर उस एरिया में जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, और वो शेयरहोल्डर इंग्लिश ना भी जाने तो लोकल लैंग्वेज तो जानते होंगे, तो लोकल लैंग्वेज में छपवाएंगे तो क्या होगा, उन तक बात हमारी कम्युनिकेट हो जाएगी, जो पर्पस है कि उनको बताना वो पूरा हो जाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। समझ में आ गया? वर्नाकुलर लैंग्वेज तो क्या होता है, लॉ में बड़े पेशेंस चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। एक लाइन वर्नाकुलर रट लिया, लिख दिया, एग्जाम में नंबर भी आ गए, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों लिखा गया है इसके पीछे। क्लियर है? अब देखिए, अब ध्यान सुनना, लैंग्वेज क्या है। द कंपनी हैज टू एडवर्टाइज 2 things in 2 newspapers, one, ध्यान सुनिएगा, शब्दों को सुनिएगा, इन इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर। क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? रूल ऑफ लेटरल कंस्ट्रक्शन, ये भी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या बोलता है? जो शब्द इस्तेमाल हुए एक्सप्रेशन, उसको लिटरली आप इंटरप्रेट कीजिए। क्लियर? मान लिया कंपनी एक्स लिमिटेड, और कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, मान लिया इसका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में। व्हाट इज द लोकल लैंग्वेज? हिंदी, वर्नाकुलर लैंग्वेज, ठीक है। तो ये कंपनी, अगर कंपनी जैकी उस प्रोविजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए अखबार में छपवा रही है, तो एक तो इंग्लिश के अखबार में छपवाएगी और दूसरा हिंदी में। अब देखो,
एक तो इंग्लिश और एक हिंदी। अब ध्यान सुनना, लॉ का प्रोविजन क्या है, कंपनी हैज टू एडवर्टाइज सो एंड सो थिंग इन 2 न्यूज़पेपर्स, वन इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर, सेकेंड इज वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर। अच्छा, एक्चुअली जो आप इंटरप्रेट लिटरली जब कर रहे हैं, इज इट टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द एडवर्टीजमेंट और लैंग्वेज ऑफ द न्यूज़पेपर? लैंग्वेज ऑफ द न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज ऑफ द एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं? न्यूज़पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर। तो अगर लिटरल मीनिंग लें, लिटरल, अब ये भूल जाइएगा, देखिए आप खाली लिटरल तक रुकिए, कोई एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। लिटरल मीनिंग क्या है कि अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी मीनिंग, पॉपुलर मीनिंग। अब इस कंपनी का रजिस्टर ऑफिस दिल्ली में है, तो इनके आपको रजिस्टर्ड ऑफिस बीइंग दिल्ली, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या, हिंदी। अब इस कंपनी ने मान लिया उस रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ को कंप्लाई करते हुए एक अंग्रेजी के अखबार में वो चीज़ छपवा दी, और अंग्रेजी में, मतलब एडवर्टीजमेंट की लैंग्वेज में, इंग्लिश में, तो ये तो प्रॉपर हो गया। अब हिंदी के अखबार में छपवाई, क्योंकि आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, आपकी जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस आपका, और आपने क्या हिंदी के अखबार में छपवाया, तो लैंग्वेज ऑफ द न्यूज़पेपर क्या है, वर्नाकुलर, लेकिन एडवर्टीजमेंट इंग्लिश में छपवा दिया। समझ रहे हैं? जिसके अंदर जो आपने छपवाया है वो किसने छपवा दिया, इंग्लिश में। अच्छा, अगर लिटरल मीनिंग के हिसाब से देखें, क्या ये कंप्लायंस है, वायलेशन? खाली लिटरल मीनिंग के हिसाब से कंप्लायंस है, कंप्लायंस लिटरल मीनिंग के साथ कंप्लायंस है। क्यों कि लिटरल मीनिंग क्या बोलता है, रूल ऑफ लिटरल क्या बोलता है, डिक्शनरी मीनिंग पॉपुलर, तो वहां भाई बोलेगा साहब उसमें साफ साफ लैंग्वेज, इट टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द न्यूज़पेपर, इट नॉट टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द एडवर्ट। लेकिन अगर मैं इसका ये मीनिंग ले लेता हूं कि साहब मेरा कंपनी का रजिस्टर दिल्ली में है और हमारे उस जगह की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, वर्नाकुलर लैंग्वेज, हम हिंदी के अखबार में छपवा रहे हैं, लेकिन एडवर्टीज जो चीज़ हम छपवा रहे हैं वो इंग्लिश में, अखबार हिंदी का है, उसमें जो छपवा रहे हैं वो इंग्लिश में है, तो एक्चुअली ये मीनिंग मैं अगर लेता हूं, क्या ये मीनिंग आपको, क्या आपको पर्पस को अचीव कर रहा है, पर्पस का अगेंस्ट जा रहा है? तो पर्पस क्या था, पर्पस क्या था कि सो दैट शोल्डर कैन गेट टू नो अबाउट दिस, दे कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। लेकिन अब हिंदी के अखबार में अगर अंग्रेजी में छपवा देंगे तो समस्या तो वहीं की वहीं है। ये सुनो, जिन शोल्डर को इंग्लिश नहीं आती, क्या वो बात कम्युनिकेट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्या इसका मतलब ये जो मीनिंग लिया हमने, अप्लाई किया तो लिटरल रूल, लेकिन उससे जो मीनिंग निकल के आ रहा है, क्या वो मीनिंग पर्पस को अचीव कर रहा है, पर्पस को डिफीट कर रहा है? डिफीट कर रहा है। तो शुड वी स्टिक टू द लिटरल रूल, शुड वी मूव ऑन टू द रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन? We should move on to the rule of reasonable construction, and we say that if the literal letter of the law is not clear, interpret the law ratio legis according to purpose। इसका मतलब इस केस में अखबार अगर हिंदी का है तो आपको एडवर्टीजमेंट की लैंग्वेज भी हिंदी होनी चाहिए। क्या ये हमने रीजनेबल रूल अप्लाई करके इसका सही मीनिंग निकाली? अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये इसका सही मतलब है। और आप अभी लॉ समझो पढ़ना शुरू कर रहे हो, ठीक है, फाउंडेशन में थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन अब एकदम आपको लॉ पढ़ते कैसे हैं। कितने चार्टेड अकाउंटेंट्स, कितने कंपनी सेक्रेटरीज को मैं जानता हूं, ठीक है। आपको ये सेम एग्जांपल, मान लीजिए जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, अखबार में छपवाते, हिंदी के अखबार में छपवा रहे हैं, अंग्रेजी में ऐड छपवा रहे हैं, तो उनसे कहीं बोलते हैं भाई ये क्या कर रहे हो? सिर्फ लॉ के प्रोविजन में तो लिखा हुआ है साहब वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर, तो मैं तो वही कर रहा हूँ, एंड मेरे हिसाब से मैं तो लॉ कंप्लाई कर रहा हूँ। सोचिए, ये ऑलरेडी ए चार्टेड अकाउंटेंट, ऑलरेडी कंपनी सेक्रेटरी। आप तो अभी लॉ पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो आप इंटर में हैं, और ऑफिशियली तो आप इंटर में हैं भी नहीं अभी, हैं, ठीक है, डरा नहीं रहा हूँ, ऑफिशियली तो नहीं हो ना, वैसे तो इंटर में हो लेकिन ऑफिशियली नहीं हो ना, ठप्पा नहीं लगा ना अभी, ठीक है, ऑफिशियली होते हैं चीज, ठीक है। देखो, तो व्हाट आई एम सेइंग दैट अभी आप इस लेवल पे इसी को समझ पा रहे हैं कि वो गलत मीनिंग है कि हिंदी के अखबार में अंग्रेजी में छपवा दिया। अब सोचिए जो ऑलरेडी सीएस बने वो ये गलती कर रहे हैं और जिद करते हैं, यहाँ तो लिखा हुआ ये है, ये तो हम सही कर रहे हैं। भाई इसका मतलब आपको लॉ की इंटरप्रिटेशन की ABCD भी नहीं आती। मैं बता लॉ के साथ समस्या क्या है, मैक्सिमम लोग को उनको लगता है कि खाली ट्रांसलेशन कर दो, दे डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग कि लॉ क्या चीज है, कैसे पढ़ते हैं। अब से बेसिक रूल स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो अपने स्टार्ट ही किया चैप्टर, और अभी अब सोचिए वो फिर जिद भी करता है, वो बताएगा ना बेटा गलत कर रहे हो, नहीं नहीं ये तो लिखा हुआ है, तो सही कर रहे हैं। ईगो भी तो लोग की बहुत आजकल, ठीक है, वो मान ले कि भाई मैं गलत हूं, तो दो ईगो हट जाएगा उसका, ठीक है। क्या ये गलत इंटरप्रिटेशन है? अब देखिए, मैं इसीलिए ऐसी बहुत सारी गलती प्रोफेशनल्स कर रहे थे, लॉ कंप्लायंस में गलती कर रहे थे, तो लेजिस्लेचर ने क्या किया, कंपनीज एक्ट 1956 में भी ऐसे प्रोविजन थे, 2013 में भी ऐसे प्रोविजन है, तो बेचारा लेजिस्लेचर बोलता अपने सर पीट लिया, लेजिस्लेचर ने बोला ऐसे बेवकूफ लोग हैं, ठीक है, हाँ बेवकूफ एक चाहिए। तो उन्होंने नए लॉ के अंदर, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर क्या किया है,
आप साथ में लिख दिया इन द वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर, इन द वर्नाकुलर लैंग्वेज ये भी लिख दिया है, एडवर्टीजमेंट इन वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर इन वर्नाकुलर ये भी लिख दिया है। भैया अब तुम गलती ना करो, ठीक है। अच्छा देखिए, जब ये नहीं भी लिखा हुआ था इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, क्या तब भी मीनिंग यही आ रहा था? ये सुनो, बस पहले कह सकते हैं हमने रूल ऑफ रीजनेबल लगा के निकाल दिया था, अब लिटरल से ही पता लग रहा है। ये सुनो, अब लिटरल से ही पता लग रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर लिटरल में कोई कमी, अभी लास्ट क्लास में मैंने बताया, व्हाई डू वी नीड टू इंटरप्रेट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस? वो कमियां रहे, परफेक्शन कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कुछ ना कुछ रह जाता है। बोलते हैं इंसानों ने लॉ बनाए, लेजिस्लेचर में अल्टीमेट इंसान है, तो एर इज द ह्यूमन, इंसान है, गलती हो जाती है, इस हम गलत ही पढ़ते रहेंगे। यही तो बात समझाया था मैंने आपको, ठीक है। कोशिश, लेकिन परफेक्ट लॉ बन जाए ये पॉसिबल होता नहीं, कितनी भी कोशिश कर लीजिए कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, ठीक है। सोचा नहीं था उन्होंने, लोग ये भी इंटरप्रेट कर लेंगे, ठीक है, कि भाई अखबार ये, ठीक है। लेकिन कलाकार हैं लोग, कलाकार हैं, ठीक है, एक से एक बुद्धिमान लोग, ठीक है। एंड क्या बोल सकते हैं। मैं अब देखो, मैं कंपैरिजन के लिए एक चीज दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये मैं जो अभी आपको एग्जाम्पल दिया था वो मैंने प्रोविजन एक आपको सामने दिखा रहा हूँ, जो आपको कह देखिए, एक चैप्टर आप पढ़ेंगे डिपॉजिट्स का, कंपनी डिपॉजिट्स लेती है, चैप्टर 5, पहले 10 चैप्टर के सिलेबस में उसी से रिलेटेड दिया है। और ऐसे प्रोविजन कई जगह है, खाली नहीं डिपॉजिट, कई जगह। एक एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा, ओल्ड प्रोविजन, मतलब ओल्ड कंपनीज एक्ट में जो था ये क्या लिखा, देखो, कंपनी शेल इशू अ सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा, शेल इशू अ सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। शेल इशू अ सर्कुलर इन द फॉर्म एडवर्टीजमेंट, कहां पे देखिए, फॉर द पर्पज इन इंग्लिश लैंग्वेज इन इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड इन वन वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर, ये ना, कहीं लैंग्वेज ऑफ द एडवर्टीजमेंट की बात कर रखी है, ये ओल्ड प्रोविजन है। अब न्यू देखिए, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन, मैंने ओल्ड भी अंडरलाइन भी किया, इन वर्नाकुलर लैंग्वेज इन वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर, मतलब लैंग्वेज ऑफ द एडवर्टीजमेंट शुड बी वर्नाकुलर लैंग्वेज इन वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर। अच्छा, ये पहले नहीं लिखा हुआ था, तब भी क्या मीनिंग वही था, हाँ है ना। अब उन्होंने एक्सप्रेसली लिख दिया कि लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे थे, गलत इंटरप्रेट कर रहे। मैं कई लोगों को देखता हूँ भाई, देखो मैं इसलिए मुझे बोलता, डिग्री सब कुछ नहीं होती। कई लोग बोलते ना वो डिग्री आ गई, भतेरी तुम्हें हर फील्ड में, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सीए, सीएस, एलएलबी, एमबीए, भतेरी डिग्री वाले देखो दिमाग में गोबर ही गोबर भरा हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं आता उनको, ठीक है। एंड एक नहीं, ऐसे 50 इंसिडेंट में दिखा सकता हूं, कोई समझ नहीं है। देखो मैं ना, समझ बहुत कम लोग को है, बहुत कम लोग को है। अभी आई थिंक एक वो मोदी जी शायद मन की बात का एक प्रोग्राम करते हैं ना, तो उसमें वो स्कूल के बच्चों को एड्रेस कर रहे थे, हाँ सॉरी, परीक्षा पे चर्चा करके, क्या, हाँ अभी बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो उसमें बच्चों से डिस्कस, उसमें उन्होंने एक लाइन बड़ी अच्छी बोली थी, सुनिए, ध्यान सुनिएगा, कि मैं साल के 365 डे, 365 का मतलब 365, उन्होंने बोला इम्फेसाइज करके, विदाउट एनी एक्सेप्शन, हिंदी में बोला था, कोई अपवाद नहीं है, एक्सेप्शन हम हिंदी बोला अपवाद, ठीक है। बोला मैं सोने जाता हूं, मैं 30 सेकंड में नींद आ जाती मुझे, 30 सेकंड्स, नॉट इवन 1 मिनट। फिर उन्होंने रीजन बताया, बोला कि मैं दिन भर जो भी काम करता हूं बहुत ध्यान से करता हूं, तो नींद भी बहुत ध्यान से आती है। और ये सच्चाई है, आप और बहुत जागरूक इंसान हो ना, हर चीज को बहुत जागरूक, तो आप शाम रात तक इतने थक जाओगे ना। कई लोग तो ना बिस्तर पे सब करवटें बदल रहे हैं, आधे घंटे तक नींद नहीं आ रही, क्या है, दिन भर क्या होता है, जहां फोकस होना चाहिए वहां तो होता नहीं है, फोकस कहीं और होता है, ठीक है। फालतू चीजों में तो क्या होता है, नींद कैसे आए। अच्छा, दूसरी बात, ऊट पटांग हरकतें बहुत करते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं, ठीक है, तो मन में एक इनसिक्योरिटी होती है ना, कहीं वो झूठ पकड़ा ना जाए, क्या वो अंदर अंदर क्या होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड आपको परेशान करता है, क्या वो भी नींद कहीं ना कहीं। आप लोग अभी बच्चे हो, जो थोड़े बड़े हैं, जो कमा रहे हैं, बिजनेस में उल्टे सीधे काम करके, धोखा देके लोगों से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, मैंने सब लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत लोग गलत सलत काम करके, क्या चीटिंग, फ्रॉड, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड परेशान कर रही है कि भाई तो आपको नींद नहीं आने देगी। आप एकदम प्योर हो और अपना काम बहुत फोकस से कर रहे हो, मतलब ही नहीं ऐसा प्रॉब्लम हो।
बहुत अच्छी बात, कभी कुछ सीखने की बात। देखिए दैट मैन 73 ईयर्स ओल्ड, एनर्जी देखो, लेवल ऑफ एनर्जी देखो, कभी यहाँ कभी वहाँ, एक ही दिन में सब, मतलब नासिक पहुंचा हुआ, कहीं वहाँ पहुंचा, एक ही दिन में। इतने में तो यहाँ पर यंग यंग बच्चों बोला तो पागल से हो जाएंगे, बोले साहब मैं तो 5 दिन रेस्ट, सही बीमार पड़ गया मैं तो काइंड, ये चीज तो देखने वाली है, मानना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर की काइंड ऑफ एनर्जी ही इम्बाइब्स, एंड उसके लिए बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, बहुत डिसिप्लिन एंड बहुत फोकस्ड है, बहुत फोकस्ड है। फोकस जिसका है ना, समझ, मैं बताऊं, समझ बहुत कम लोग होती है, समझ जिनको है। इसलिए तुम लोग ऐसे देखिए, एक बंदा सारी पॉलिटिकल पार्टी जान लगा रखी है, लगा रखी है ना, वो क्या इंडी ब्लॉक बना रखा है, और इंडिया ब्लॉक, ठीक है, नाम भी खराब करे इंडिया का, ठीक है, हाँ नाम भी ऐसा रख लिया, ठीक है, हाँ मतलब कहाँ वो सब, ठीक है, कहाँ इंडिया, ठीक है, वो जान तो लगाई रखी है। अच्छा क्या दिमाग नहीं लगा रहा हो कहीं इसको फंसा दें, कोई स्कैम, कोई कुछ, ठीक है, करप्शन कर पा रहे हैं? अच्छा एक बंदा ही, ये बताओ 2014 में ही बिकम द फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड फर्स्ट टाइम में सीधा पीएम बन गया, एमपी पीएम। नॉर्मली होता है ना, लोग एमपी कई बार बनते हैं, उसके बाद मिनिस्टर बनते हैं, पीएम का नंबर तो सबका आता ही नहीं है, फर्स्ट टाइम। और बंदे ने ऐसा आपको सबको कितने देखो, कई, अब नीतीश कुमार वाला केस तुम देख लो, अभी तुम, उसको लगा भाई कोई भविष्य नहीं है वहां पे। इसी को एक बड़ा अच्छा जोक आया था, ठीक है, 3 बार हो चुका है ये, मालूम है, ये 3rd टाइम है, ठीक है, एनडीए के साथ 3री बार हो चुका है ये। तो राजभवन में आपको बताओ ना, जैसे सुबह 12 बजे रिजाइन किया वो पुरानी गवर्नमेंट, ठीक है, 4 बजे दोबारा शपथ ग्रहण ले लिया बीजेपी के साथ, एनडीए मिला के, ठीक है। तो लालू जी का बेटा साफ हो गया उसमें, लालू जी सोचा मेरे बेटे को अगली बार मैं सीएम बनाऊंगा, बेचारा डिप्टी सीएम ही नहीं रहा। एनीवे, बड़ा एक जोक आया था इसके ऊपर कि नीतीश कुमार जी जब शपथ ग्रहण किए अभी 4 बजे, सीएम दोबारा बने, तो वो अपना मफलर वहीं भूल गए राजभवन में। राजभवन समझो ना, गवर्नर जहाँ पे ये करते, गवर्नर खुद दिलाता ना, ठीक है, तो मफलर भूल गए, जोक था। तो वो वापस रास्ते में आया, तो वापस गए वापस, तो 15-20 मिनट का डिफरेंस होगा, आधा घंटे डिफरेंस होगा। तो गवर्नर बोला इस बार 15 मिनट में समझ में आ गया, ठीक है, इतनी मतलब इमेज कितनी खराब हो चुकी है, मतलब 15 मिनट में ही, ठीक है, उसको लगा दोबारा चेंज है कुछ, ठीक है। एनीवे, मतलब बंदे में कुछ है, ये तो मानना पड़ेगा, बंदे में कुछ तो है, तभी तो कुछ एक्स्ट्रा, नहीं तो सारे ये पुराने 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 जो घाघ बैठे हुए हैं कांग्रेस में, तो एक से एक पुराने घाघ बैठे हुए, ठीक है, ये पता नहीं कहाँ से कहाँ नचा देते ये अभी तक। हाँ एक से एक कलाकार बैठे ना इनके पास, तो ये क्या क्या गोटियां खेल दे, आप सोच भी नहीं सकते आप। ये तो बहुत बेचारा है, ये तो अब सेंट्रल लेवल पे और यहाँ दिल्ली में आके तो पहली बारी, और वहाँ पे आके तो सबको घुमाए, तो कुछ है, फोकस है, कोई भी जगह तो पूरे फोकस के साथ करता है, ठीक है, ये चीज़ सब में आनी चाहिए। हमको काम करते हैं, वो ध्यान से काम करें। आप खाना खाए, ध्यान से खाना खाए, खाना आपको कितना अच्छा शरीर को लगेगा। कितने लोग को सुना होगा, कितना अमीर घरों में देखो माँ बाप ठूस ठूस के काजू बादाम खिला रहे बच्चों को, खाना नहीं जानते, ठीक है, वो खिलाने के बाद भी सेहत खराब है। गरीबों के बच्चों देख लीजिएगा, क्या उनको काजू बादाम मिल रहे हैं क्या? नहीं, उनकी सेहत उनसे अच्छी है। फोकस, पता है, खाने में भी ध्यान, हर चीज़ में ध्यान है, खाने में, पढ़ाई में, कोई भी काम ध्यान से कीजिए, बहुत ध्यान से। आप काम करते हैं ध्यान से काम कीजिए, तो नींद भी आपको बहुत ध्यान, उसमें कुछ आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, तो आप इतने थक चुके होंगे ना ऑटोमेटिकली। एनीवे, आई थिंक दिस इज क्लियर, इट इज क्लियर नाउ। मैं बीजेपी के लिए वोट नहीं मांग रहा, एक जनरल बात कर रहा हूं, ठीक है। तुम सोच रहे हो कहीं सारे बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हो। सेकेंड केस, हमारा टॉपिक है केसेस वेयर द लिटरल रूल फेल्स, इट डज नॉट वर्क। क्लियर, एक केस ही हो गया। दूसरा केस, इफ लिटरल मीनिंग इज एब्सर्ड, एब्सर्ड के साथ बैकअप में इलॉजिकल, इफ द लिटरल मीनिंग इज एब्सर्ड इलॉजिकल, इफ लिटरल मीनिंग इज एब्सर्ड दैट इज इलॉजिकल। हमने लिटरल रूल अप्लाई करके जो मीनिंग निकाला दैट इज लिटरल मीनिंग, वो एब्सर्ड है, इलॉजिकल है। अच्छा, कैन वी एक्सेप्ट समथिंग विच इज इलॉजिकल? ऑब्वियसली वी कांट। इलॉजिकल चीज कैसे एक्सेप्ट हो जाएगी? इसलिए तो बोलते हैं जो आदमी लॉजिकल है, हर चीज को बहुत लॉजिकली समझता है, वो आदमी हर चीज को समझ सकता है, सोचने का तरीका बहुत लॉजिकल है, ठीक है। यादव फाउंडेशन में कभी मैंने बोला था, मैं एक आपको दोबारा बताया था, मैं एक जनरल बात बताता हूँ। अगर आपने एक नाम सुना हो
ओशो। एंड बोलते हैं आज तक वर्ल्ड में लॉजिक से कोई चीज समझाने वाला बंदा हो तो ही इज द मैन। कोई भी चीज थोपी नहीं है कि मैं बोल रहा हूं मान जाओ, हर चीज को लॉजिक समझाया है। तो इसलिए बोलते हैं कि वो बंदा ऐसा है कि साहब उसको सुनोगे ना तो एक बार दिमाग तो हिला देगा आपका। अब मानो या ना मानो ठीक है, इतने लॉजिक बताता है बंदा। आप सोच लगे बंदे को कहां तक बंदा गया हुआ है, जिंदगी में 1.5-2 लाख किताबें पढ़ रखी है बंदे ने। अब तो है ही नहीं, 1990 में तो डेथ हो गई थी उनकी। एंड पता है उनकी डेथ हुई थी, ही वाज ओनली आई थिंक 52-53 ईयर्स, आई थिंक 51 ईयर्स, इतनी एज थी, इतनी कम उम्र में, उतनी में तो डेथ ही हो गई थी उनकी। तो लॉजिक बोलते हैं ना, मतलब इसलिए तो लोग पूरी दुनिया कायल है। ये लॉजिक जो समझते हैं, लॉजिक मतलब कोई मतलब बराबर नहीं है बंदा। लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एनीवे, इफ द लिटरल मीनिंग इज एब्सर्ड इलॉजिकल, तो ऑब्वियसली वी हैव टू, अगेन ये प्रॉब्लम है, लिटरल रूल फेल हो गया तो क्या करें? अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। इस केस में भी सॉल्यूशन रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन ही है। सेकेंड रूल, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। और वो कोई टिपिकल बाबा जी नहीं थे, मतलब ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी इन सम कॉलेज इन मध्य प्रदेश, वेरी लर्नेड मैन। वो ना टिपिकल जो बाबा जी घूमते हैं आजकल, ठीक है, ज्ञान बांटते रहते हैं। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, ये रूल कहता है अगर आपका लिटरल मीनिंग एब्सर्ड आ रहा है देन इंटरप्रेट लॉजिकली। इंटरप्रेट लॉजिकली, इंटरप्रेट लॉजिकली का मतलब क्या हुआ? इंटरप्रेट इन सच अ वे सो दैट यू गेट द लॉजिकल मीनिंग। मैं एग्जांपल दूंगा, यू विल गेट मोर क्लैरिटी। ये रूल ये भी कहता है कि अगर आपका लिटरल मीनिंग आपको एब्सर्ड है, इलॉजिकल है, देन टेक दैट मीनिंग विच इज लॉजिकल, टेक दैट मीनिंग विच इज लॉजिकल, इंटरप्रेट द लॉ लॉजिकली। अगेन इसका दोनों जो सिचुएशन है जहां लिटरल रूल फेल हो जा रहा है, दोनों सिचुएशन में सॉल्यूशन कौन दे रहा है? सेकेंड रूल, दैट इज रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। क्लियर? मैं इसका भी एक एग्जांपल आपको देता हूं। अच्छा, जो कंपनीज के शेयर्स होते हैं, जो बंदे ऑलरेडी शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, तो बोलते हैं कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं। तो अगर कोई ट्रांसफर करेगा तो क्या कंपनी को अप्लाई, जो ट्रांसफरी है, विल ही अप्लाई टू द कंपनी के मेरे नाम में शेयर रजिस्टर कर लो? अच्छा, अभी तक वो शेयर कंपनी के रिकॉर्ड में किसके नाम में रजिस्टर्ड है? ट्रांसफरर। किसके नाम में? ट्रांसफरर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लिया कंपनी एक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं नहीं होते? होते हैं, वेरी गुड, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, ये मत बोलना कि शेयर ट्रांसफर, कई बच्चे बढ़ के आते हैं। एंड पब्लिक कंपनी के फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी कंडीशन। बट ये नहीं बोलना कि प्राइवेट कंपनी शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होते, एकदम होते हैं। मान लीजिए प्राइवेट कंपनी है एंड ए इज वन ऑफ द शेयर होल्डर एंड ही वांट्स टू ट्रांसफर हिज शेयर्स टू बी, तो क्या ए ट्रांसफरर है, बी ट्रांसफर है ना? अच्छा, कंपनी के रिकॉर्ड में अभी वो शेयर किसके नाम में है? एक ट्रांसफरर के नाम में। तो ट्रांसफरर जब शेयर बेच रहा था, एक तरह से सेलर कह सकता हूं, तो इसको तो पैसे से मतलब है, तो उसको जब ट्रांसफरी से पेमेंट मिल जाएगी, कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ शेयर, तो वो तो फ्री हो गया। इन दोनों के बीच में एक डॉक्यूमेंट बनेगा, शेयर ट्रांसफर डीड, सब पढ़ेंगे कंपनी लॉ में आप, ठीक है, जिसके ऊपर दोनों के डिटेल, दोनों के सिग्नेचर। और अगर फिजिकल मोड में शेयर है तो साथ में क्या होगा? शेयर सर्टिफिकेट। आप जानते हैं शेयर दो तरीके होते हैं, फिजिकल और एक इलेक्ट्रॉनिक, डीमैट शेयर बोलते हैं ना, सब पढ़ेंगे आप, इंटर में सब पढ़ाऊंगा, डीमैट शेयर एंड ऑल, ठीक है। तो शेयर सर्टिफिकेट, अच्छा याद है ना, कई बच्चे सुनो बोलते हैं सर अब तो सब शेयर सर्टिफिकेट होता ही नहीं, अब तो सारे शेयर डीमैट फॉर्म में होते हैं। भाई कहां से पढ़ के आ गया? ऐसा नहीं है, ठीक है। वो बहुत सारे लोग हैं ना, अधूरी अधूरी बात पता, ठीक से उनको बात नहीं पता, ठीक है। शेयर ट्रांसफर डीड, शेयर सर्टिफिकेट। ए क्या करेगा? शेयर ट्रांसफर डीड पे अपनी डिटेल भरेगा, इसकी भी डिटेल आएगी ट्रांसफर की, ए साइन कर देगा, और जो शेयर सर्टिफिकेट ऑलरेडी ए के पास है वो बी को हैंड ओवर कर देगा, शेयर ट्रांसफर डीड हैंड ओवर, इसको पैसे मिल गए, ये तो फ्री हो गया। अच्छा, क्या जो ट्रांसफर ही वो चाहेगा वो शेयर कंपनी के ये तो उन्होंने आपस में किया है, तो कंपनी को सपना थोड़ी आ रहा है कि साहब आपने क्या किया है, कंपनी के रिकॉर्ड में अभी भी शेयर किसके नाम में है? एक ट्रांसफरर के नाम में। तो विल द ट्रांसफर अप्लाई टू द कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ दोज शेयर इन हिज नेम? क्या विल द ट्रांसफर अप्लाई टू द कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ दोज शेयर इन हिज नेम? ये सुनो, एक कंपनी अपने रिकॉर्ड में मेरे नाम में शेयर कर दे, तो बी ट्रांसफर विल अप्लाई टू द कंपनी, और वो शेयर ट्रांसफर डीड प्लस शेयर सर्टिफिकेट दोनों भेजेगा। एविडेंस भी चाहिए कंपनी को, आप बोल दोगे ओरली एक लेटर लिखे, क्या कंपनी मान जाएगी? कंपनी बोले एविडेंस क्या है कि आपने शेयर खरीदे हैं, तो एविडेंस क्या है?
शेयर ट्रांसफर डीड क्या, उसमें ट्रांसफर के सिग्नेचर आ रहे हैं, उसका डिटेल आ रही है, और साथ में शेयर सर्टिफिकेट भी उसने दिया है। तो ये एविडेंस है ना कि साहब है, और कंपनी के रिकॉर्ड में इसका आ रहा होगा। तो कंपनी देखेगी ना, हमारा ये ऑलरेडी मेंबर है और उसने शेयर ट्रांसफर डीड पे शेयर सेल कर दिए हैं बी को, उसमें सिग्नेचर डिटेल उसकी आ रही है और शेयर। तो ये जब कंपनी को अप्लाई करे वही शेयर ट्रांसफर डीड और शेयर सर्टिफिकेट साथ, तो कंपनी क्या करेगी, शेयर ट्रांसफर डीड तो अपने रिकॉर्ड में रख लेती है एज एन एविडेंस, ये वापस नहीं करती, ठीक है, कंपनी के पास रह जाएगा। इसके बेसिस पे कंपनी के अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में चेंज करेगी, हाँ है ना। रजिस्टर ऑफ मेंबर में जो ए है क्या, उसके नाम के आगे डेट डाल देगी, दैट इस डेट से मेंबर सीज हो गया, हाँ है ना, मेंबर था अब ये सीज हो गया, ये डेट डल जाएगी रजिस्टर ऑफ मेंबर में जहां इसका ऑलरेडी नाम है। क्या इस बंदे की नई एंट्री होगी एज ए न्यू मेंबर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, यस और नो। तो कंपनी ने सब किसके बेसिस पे किया, शेयर ट्रांसफर डीड के बेसिस पे। और कंपनी, ये तो कंपनी ने अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर लिया, साथ में कंपनी शेयर सर्टिफिकेट पे भी क्या ट्रांसफर का नाम एंटर करेगी, यस और नो, और वो वापस भेजेगी, वो वापस भेजेगी। तो कंपनी का रिकॉर्ड अपडेट हो गया, शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर का नाम आ गया, कंपनी के सिग्नेचर हो गए, कंपनी के जो ऑफिसर जो ऑथराइज पर्सन होगा वो साइन करेगा और वापस भेज देगा। तो क्या इसके पास भी एक डॉक्यूमेंट आ गया जिसपे उसका नाम चढ़ गया है, तो इसके पास भी हो गया कंपनी के रिकॉर्ड में। इसको उस प्रोसेस बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर शेयर्स। क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन, मतलब जो ट्रांसफर शेयर आपने किया उसका रजिस्ट्रेशन कंपनी के रिकॉर्ड में चेंज कराया, शेयर सर्टिफिकेट में चेंज कराया, एंड दिस कॉल्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर। पढ़ेंगे आपके सिलेबस में है इंटर में, कंपनी लॉ फर्स्ट 10 चैप्टर, तो चैप्टर नंबर 4 पढ़ोगे, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, उसमें सब चीज आएगी, क्लियर। जो कहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 58, ध्यान सुनिएगा, ऑफ कंपनीज एक्ट। वो ये बोलता है कि जिस दिन ट्रांसफरी ने कंपनी को अप्लाई किया उसके 30 डेज के अंदर कंपनी ट्रांसफर ऑफ शेयर रजिस्टर कर देगी। मतलब कंपनी का मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है, 30 डेज। किस दिन से, जिस दिन उस बंदे ने अप्लाई किया, मतलब कंपनी को जिस दिन रिक्वेस्ट रिसीव हुई और कंपनी रिक्वेस्ट के बेसिस अपने रिकॉर्ड में चेंज करेगी रजिस्टर मेंबर में, और शेयर सेट में एंट्री करके वापस भेजेगी। तो द डे कंपनी हैव रिसीव द रिक्वेस्ट एंड द कंपनी हैव डिस्पैच द शेयर सर्टिफिकेट आफ्टर मेकिंग द चेंजेस। ये मैक्सिमम कितने दिन में, 30 डेज। जिस दिन रिसीव हुआ और जिस दिन आपने डिस्पैच किया, क्या डिस्पैच किया, शेयर सर्टिफिकेट आफ्टर मेकिंग द चेंजेस, एंट्री ऑफ द ट्रांसफर एंटर करके एंड ऑल दैट की डिटेल्स। आप ये गैप 30 डेज से ज्यादा नहीं चाहिए, मैक्सिमम 30 डेज का टाइम है। लेकिन कंपनी किसी कारण से अगर ये ट्रांसफर शेयर रजिस्टर्ड नहीं करना चाहती, पता है प्राइवेट कंपनी में एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये सुनो, तो रिफ्यूज भी कर सकती है, बट उसके रीजन देने पड़ेंगे क्यों आपने रिफ्यूज किया एंड ऑल दैट, ठीक है। तो लोग बोलता है आपको रजिस्टर करना है तो आप क्या करिए, शेयर सर्टिफिकेट में चेंजेस करके 30 डेज में भेज दीजिए। अगर मना करना तो 30 डेज में नोटिस और रिफ्यूजल भेज दीजिए, एक नोटिस, एक लेटर भेज दीजिए, वी रिफ्यूज टू रजिस्टर द ट्रांसफर शेयर इन योर नेम बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन, क्लियर। तो 30 डेज में या तो आप रजिस्टर करके शेयर सर्टिफिकेट वापस भेज दो, या 30 डेज में क्या, नोटिस ऑफ रिफ्यूजल। इसको कैसे पता लगे आपने रिफ्यूज कर दिया, तो सामने कंपनी की तरफ से क्या आएगा, एक राइटिंग में एक नोटिस आएगा, लेटर आएगा कंटेनिंग वी हियर बाय रिफ्यूज टू रजिस्टर द शेयर इन योर नेम बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन। इज दैट क्लियर, इज दैट ओके। अच्छा मान लिया कंपनी ने नोटिस और रिफ्यूजल भेजा, कितने दिन भेज सकती है, 30 डेज। 30 डेज कहां से, जिस दिन आपने कंपनी को अप्लाई किया था। क्या जरूरी है कि कंपनी ने जो रीजंस बताए हैं नोटिस और रिफ्यूजल में कि हमने इस कारण से मना किया, उसे ट्रांसफरी सेटिस्फाइड ही हो? क्या ऐसा भी हो सकता है ट्रांसफरी उन रीजन से सेटिस्फाइड नहीं, उसको लग रहा है कंपनी बकवास कर रही है एंड कोई जेन्युइन रीजन नहीं है एंड मेरा राइट है, मेरे नाम में शेयर रजिस्टर होने चाहिए। तो शुड ही हैव अ राइट टू चैलेंज दैट रिफ्यूजल और नॉट? तो उसके लिए सेक्शन 58 बोलता है कि ट्रांसफरी कैन मेक एन अपील अगेंस्ट दिस रिफ्यूजल to the NCLT, National Company Law Tribunal, within 30 days of the receipt of the refusal notice। कितने दिन में अपील कर सकते हैं, 30 दिन में। कहां से, जिस दिन आपको नोटिस और रिफ्यूजल मिला, और कंपनी नोटिस और मैक्सिमम कितने दिन में सकती है, जिस दिन कंपनी को रिक्वेस्ट है उसके 30 दिन के अंदर, और उसके अगले 30 दिन के अंदर जिस दिन मिला उसको नोटिस, उसके 30 दिन के अंदर वो चैलेंज कर सकता है एंड नाउ NCLT विल डिसाइड ये कंपनी सही है या ट्रांसफरी सही है। इज दैट क्लियर? तो एक लॉ ने रेमेडी दे रखी है, अगर आप कंपनी के रिफ्यूजल सेटिस्फाइड नहीं है, यू कैन चैलेंज द रिफ्यूजल ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर इन द नेम ऑफ ट्रांसफरी। तो कहां अपील कर सकते हैं, NCLT को, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। और कितने दिन में, विद इन 30 डेज ऑफ गेटिंग द नोटिस ऑफ रिफ्यूजल। इज दैट क्लियर? अब आगे देखिए, ये बोला अगर कंपनी ने नोटिस और रिफ्यूजल नहीं भेजा, ध्यान सुनिएगा, अगर नोटिस और रिफ्यूजल भेजना चाहिए कंपनी को, लॉ में रिक्वायरमेंट है, बट अगर नहीं भेजा, देन ट्रांसफरी कैन अपील टू द NCLT। ध्यान सुनिएगा, द ट्रांसफरी कैन अपील टू द NCLT विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ही हैज अप्लाइड टू द कंपनी।
जिसे उसने कंपनी को अप्लाई किया था फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांस शेयर, वहां से 60 दिन के अंदर अपील कर सकता है, वहां से 60 दिन में अपील। मैं एक लॉजिक समझाता हूं, देखिए लॉ में ये ऐसा कंसेप्ट है, बहुत जगह मिलेगा इस तरह की कैलकुलेशन। अच्छा, कंपनी नोटिस और रिफ्यूजल मैक्सिमम कितने दिन में भेज सकती थी? 30 डेज, ठीक है। अच्छा, कंपनी ने मान लिया 25वें दिन ही नोटिस और रिफ्यूजल भेज दिया, कुछ गड़बड़ है क्या? मैक्सिमम 30 है ना, जल्दी तो भेज ही सकते हैं, 30 से ऊपर जाएगा तो डिफॉल्ट हो जाएगा। ये सुनो, मान लिया कंपनी ने 25वें दिन ही आपको 25th डे ही नोटिस और रिफ्यूजल दे दिया, जिस दिन बंदे ने अप्लाई किया था उसके 25वें दिन आपको कंपनी, क्या वहां से 30 डेज में अपील कर सकता है? हाँ है ना। लेकिन अब इसका मतलब जो अगले 30 डेज की काउंटिंग होनी अपील करने के लिए टू द एनसीएलटी, वो कहां से हो रही है? फ्रॉम द डेट ऑफ गेटिंग द नोटिस ऑफ रिफ्यूजल। क्लियर? तो लॉ में कंसेप्ट है, ये मैं बहुत जगह अप्लाई करके दिखाऊंगा, कंपनी एक्ट में तो बहुत जगह यूज होता है कि अगर कोई इवेंट होनी है, उस इवेंट से कैलकुलेशन होनी टाइम पीरियड की, वो इवेंट क्या है? गेटिंग द नोटिस ऑफ रिफ्यूजल। हाँ है ना, वहां से 30 डेज में अपील कर सकते हैं, ठीक है। वो अगर इवेंट होती है तो वहां से काउंट कर लो, जैसे इवेंट मान ली 25वें दिन हो गई, 10वें दिन हो गई, 15 जिसवें दिन हो गई, वहां से आप 30 दिन में अपील कर सकते हैं, मैक्सिमम 30। अगर इवेंट नहीं होती तो मैक्सिमम कितने दिन में हो सकती थी? कितने दिन में? 30 मैक्सिमम, वहां से काउंट कर लीजिए, समझ रहे हैं? तो मैक्सिमम कितने दिन में नोटिस रिफ्यूजल था? 30, तो वहां से 30 दिन अपील, तो टोटल कितना हो गया? 60। उसी लॉजिक पे लिखा हुआ है, और ये लॉजिक बहुत जगह इस तरह का लॉजिक आपको नजर आया कंपनी लॉ में। अगर कोई इवेंट से कैलकुलेशन होनी है तो इवेंट होती है तो वहां से कैलकुलेशन कर दो, नहीं होती तो क्या होता है? व्हाट इज द लास्ट डेट अप टू विच दैट इवेंट कुड हैव हैपेंड, ठीक है। व्हाट इज द लास्ट डेट? 30th डे नोटिस रिफ्यूजल, वहां से कितने टाइम में अपील का? 30 डे, तो टोटल कितना हो गया? 60। उसीलिए लिखा हुआ है अगर नोटिस और रिफ्यूजल नहीं आया तो आप 60 दिन में अपील कर सकते हैं। अब देखिए जाएंगे लॉ की लैंग्वेज क्या है। विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट यू हैव अप्लाई टू द कंपनी, यू हैव अप्लाई टू द कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर शेयर। अच्छा, सबसे पहले हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। क्लियर? अच्छा, ये रूल अप्लाई करो, यहां आप ध्यान से देखिएगा। मान लिया एक टाइम स्केल है, यहां पे ट्रांसफरी बी ने कंपनी को अप्लाई किया था, बी अप्लाई टू द कंपनी, ठीक है, ये टाइम स्केल है। अच्छा, ये मान लिया पहले 30 डेज है और ये मान लिया दूसरे 30 डेज है। राइट साइड में मूव करता है ना, आगे बढ़ रहे हैं, बताओ ना टाइम स्केल में, लेफ्ट साइड में पीछे जाते हैं, ये तो पता होगा। अब देखिए ये बोल रहा है लैंग्वेज क्या है, अगर नोटिस और रिफ्यूजल नहीं आया, अगर नोटिस और रिफ्यूजल यहां आ जाता तो क्या यहीं से 30 दिन में अपील कर सकते थे? ये सुनो, फिर यहां से काउंटिंग नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। मतलब इवेंट अगर होती तो इवेंट डेट से, नहीं होती तो जो लास्ट है वहां से, लास्ट क्या था? ये यहां से 30 से 60 दिन लिख दिया। अब लैंग्वेज क्या है? विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट यू अप्लाई टू द कंपनी, तो यहां अप्लाई किया था। अच्छा, विद इन 60 डेज मतलब यहां तक, ये सुनो यहां तक, ये लास्ट डेट है। लेकिन जब लैंग्वेज ये बोले विद इन, सबसे पहले रूल कौन सा लगा? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। तो बोला विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट यू अप्लाइड, तो क्या इसका मीनिंग ये नहीं आ सकता कि बंदा यहां भी तो एनसीएलटी को जा सकता है? खाली लिटरल मीनिंग निकालना है, खाली लिटरल मीनिंग निकालना है, हाँ या ना। विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट यू हैव अप्लाइड, तो यहां से 60 दिन के अंदर, बताइए तो लास्ट डेट आ गए, तो इसके अंदर कहीं भी अप्लाई कर सकता, खाली लिटरल मीनिंग निकालिए, ठीक है। अप्लाई द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, क्या ये मीनिंग आ रहा है? इसका मतलब अगर मैं यहां, इसका मतलब यहां भी मैं अप्लाई कर सकता हूं, यहां भी अप्लाई एनसीएलटी को, ठीक है। लेकिन क्या ये मीनिंग लॉजिकल है? एब्सर्ड है, एब्सर्ड है, क्योंकि मैंने रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन लगाया लेकिन जो मीनिंग निकल के आ रहा बड़ा इलॉजिकल। अब सोच के देखिए, बंदा यहां बोलता है कि मैं एनसीएलटी के पास जा रहा हूं, ठीक है, कि कंपनी ने मना कर दिया। अच्छा, कंपनी के पास कितना टाइम होता है टू रजिस्टर ट्रांसफर शेयर और रिफ्यूज? 30 डेज। तो कंपनी ये भी तो बोल सकती है, भैया हमने मना कहा कि हम तो रजिस्टर करने तैयार हैं, हमारे पास 30 डेज का टाइम है लॉ में, और तुम उसके पहले अपील करने जा रहे हो, क्या इलॉजिकल इंटरप्रिटेशन होगी कि नहीं होगी? ये सुनो, ये सुनो। एंड इसलिए क्या लैंग्वेज से तो लग रहा है कि विद इन 60 डेज यहां भी अप्लाई कर सकता है, लिटरल मीनिंग से तो ये लग रहा है, लेकिन क्या ये मीनिंग क्या लॉजिकल है? एब्सर्ड है, एब्सर्ड है, इलॉजिकल मीनिंग है। तो हम लिखा हुआ नहीं लॉ में, लेकिन हम इसका मीनिंग क्या लेंगे? विद इन 60 डेज बट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फर्स्ट 30 डेज, और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फर्स्ट 30 लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये हमने मीनिंग कैसे निकाल दिया? बाय अप्लाई द रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, बिकॉज लिटरल मीनिंग जो आ रहा था वो एब्सर्ड आ रहा था, इलॉजिकल आ रहा था। समझ आया नहीं आया? अब मैं जब ये पढ़ाता हूं तो कई बच्चों को जब मैं बताऊं बेटा ये 30 डेज के बाद, सर लिखा हुआ तो नहीं, आपने अपने मन से कैसे बता दिया? मैं कहा भाई यही तो दिक्कत है कि लॉ के बारे में ज्यादातर लोगों की धारणा क्या है कि जो लिखा हुआ है बस वही लॉ है।
समझ आया नहीं है सबको? क्योंकि अगर फर्स्ट 30 डेज में अपील करेगा, कंपनी बोलेगा फर्स्ट 30 डेज हमारे पास है, या तो हम कर देंगे आपके नाम में, या अगर कर ही देंगे तो फिर अपील किस बात की कर रहे हो? ठीक है, हम लोग अपील अगेंस्ट द रिफ्यूजल, मतलब रिफ्यूज ही नहीं कर रहे। अब तुम पहले अपील कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो इसका लिखा हुआ नहीं कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फर्स्ट 30 डेज, बट इंप्लाइड मीनिंग क्या है? विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ रीजनल कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? एब्सर्ड मीनिंग आ रहा था लिटरल रूल से, तो वी आर इंटरप्रेटिंग लॉजिकली, एंड इसका मतलब लॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा? फॉर 60 डेज बट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फर्स्ट 30 डेज। इज दैट ओके? समझ आया? इसका भी मैं वो आपको दिखाता हूं, देखिए देखिए वही सेक्शन 58, रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन, कंपनी ने रजिस्टर करने से रिफ्यूज कर दिया, एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल, यही बताया था मैंने आपको, सेक्शन 58। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी कैन रिफ्यूज टू रजिस्टर ट्रांसफर शेयर इन फेवर ऑफ एनी पर्सन इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन आर्टिकल। बता ना, आर्टिकल्स के अंदर रिस्ट्रिक्शंस होती है, अंदर ट्रांसफर ऑफ शेयर, बोर्ड उसके साथ मना कर सकता है। पढ़ाई में पढ़ा ना प्राइवेट कंपनी में आर्टिकल। हाउएवर, देखिए तो ठीक है, इफ अ प्राइवेट कंपनी रिफ्यूज टू रजिस्टर transfer itself within a period of 30 days from the date on which the instrument of transfer delivered to company, जिस दिन कंपनी को मिला, send notice of refusal to the transferer and transfer, दोनों को भेजेगी, और टू द ठीक है, ये भेजेगी आपको कितने दिन में? 30 डेज, जिस दिन कंपनी को इंस्ट्रूमेंट शेयर ट्रांसफर डीड आई थी। द ट्रांसफरी में अपील टू द एनसीएलटी अगेंस्ट द रिफ्यूजल विद इन अ पीरियड 30 डेज फ्रॉम द डेट और रिसिप्ट ऑन रिफ्यूजल नोटिस। आ गया? आगे देखिए, इन केस नो नोटिस हैज बीन सेंट बाय द कंपनी, कंपनी ने कोई नोटिस और रिफ्यूजल नहीं भेजा, देन अपील में बी मेड विद इन पीरियड 60 डेज। 60 डेज फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर डिलीवर टू द कंपनी। देखो ये मैंने पोर्शन अंडरलाइन किया हुआ है, इसका अगर खाली लिटरल मीनिंग निकाले तो इसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ? जिस दिन आपने कंपनी को शेयर इंस्ट्रूमेंट और ट्रांसफर, वही शेयर ट्रांसफर डीड, उसको जिस दिन आपने कंपनी को डिलीवर किया था उससे 60 दिन के अंदर, उससे 60 दिन का मतलब तो आप उसको 5 दिन बाद भी अपील कर सकते हैं। लिटरल मीनिंग तो ये आ रहा है, लेकिन क्या वो एब्सर्ड मीनिंग हो जाएगा, इलॉजिकल, यस और नो? एंड दैट्स व्हाई वी से दैट हियर वी हैव टू मूव ऑन एंड वी कैन नॉट स्टिक टू द लिटरल रूल एंड वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ रीजनेबल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। समझ आया? अब आपको था मैंने बोला एग्जाम्पल देने से थोड़ा रस आएगा, नहीं तो खाली प्रिंसिपल पढ़ते रहो फिर भूल भी जाओगे। ठीक है, तो कैसे इंटरप्रेट करते हैं उसके लिए आपको अल्टीमेटली मल्टीपल, और ये सब चीजें ऐसी है जो आपके सिलेबस की चीजें, सब आप पढ़ेंगे सब आपके सिलेबस में। इज इट ओके? नाउ दो सिचुएशन होगी वेदर लिटरल रूल फेल्स। नाउ आई मूव ऑन टू द थर्ड सिचुएशन। इफ वर्ड्स, एक्सप्रेशन और फ्रेजेस हैव बीन यूज्ड, जिनको हमने इंटरप्रेट किया है लिटरली इन टेक्निकल सेंस, जो वर्ड्स, एक्सप्रेशन, फ्रेजेस जो यूज हुए हैं वो टेक्निकल सेंस में यूज हुए। अच्छा, जब टेक्निकल सेंस में लॉ मेकर ने यूज किया है, लेजिस्लेशन यूज किया है, तो क्या वहां पे आप जनरल मीनिंग, नेचुरल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग ले सकते हो? नो। अच्छा, अब आपको कैसे पता लगेगा साहब किसी वर्ड, एक्सप्रेशन का मीनिंग टेक्निकल सेंस में है या नहीं है? क्या उनकी डेफिनेशंस होती है? मैंने बताया था क्या था तो। अच्छा, एक एक्ट के अंदर इतने सारे वर्ड्स यूज होते हैं, लेकिन क्या सारे शब्दों की क्या डेफिनेशन दी होती है? नहीं, कुछ लिमिटेड से वर्ड्स, एक्सप्रेशन की डेफिनेशन दी होती है। इसे डेफिनेशन दिया होने का मतलब ही क्या है? कि द लॉ मेकर, लेजिस्लेचर वांटेड टू बी यूज्ड इन अ टेक्निकल सेंस। अब सोच के देखिए, आप वहां डिक्शनरी मीनिंग ले रहे हैं और उसकी टेक्निकल डेफिनेशन दे रखी है, क्या हम गलत कर रहे हैं? तो वहां पे आप लेटर मीनिंग, अच्छा क्या इसका सॉल्यूशन तो वैसे मिल गया? क्या जो डेफिनेशन दे रखी है वही सॉल्यूशन है? इंटरप्रेट अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल मीनिंग। और टेक्निकल मीनिंग कहां से मिलेगा? फ्रॉम द डेफिनेशन, यही सॉल्यूशन है। इसका मतलब एक बात क्या समझ में आई, क्या किसी भी एक्ट में कोई भी टर्म की अगर डेफिनेशन दे रखी है, क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और आप उस डेफिनेशन को इग्नोर करके उसी शब्द को जिसकी टेक्निकल मीनिंग डेफिनेशन दे रखी है आप जनरल मीनिंग ले रहे हैं, क्या आप सारा मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं? यस और नो? दैट्स व्हाई डेफिनेशन है प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल while interpreting any statute, while interpreting any statute. इसलिए you cannot ignore the definition, you cannot ignore the definition, and क्योंकि मतलब उन्होंने, अब उनको भी पता है लॉ मेकर्स को, लेजिस्लेचर को, सबसे पहले ये रूल उन्होंने भी तो लॉ बनाते समय ऐसे सोच के लॉ बनाया। सबसे पहले आपके लगा डिक्शनरी मीनिंग, तो जिन शब्दों को वो भी चाहते हैं डिक्शनरी मीनिंग लेना, तो उसको डिफाइन करने की क्या जरूरत है? लेकिन जिनके वो डिफरेंट चाहते हैं देन डिक्शनरी मीनिंग, क्या उन्होंने डिफाइन कर दिया है? एंड वहां पे आप लिटरल मीनिंग ले सकते हैं। यू हैव टू टेक द टेक्निकल मीनिंग एज पर द डेफिनेशन, एज पर द डेफिनेशन। इसलिए कोई भी लॉ पढ़िए, अगर कोई टर्म एक्सप्रेशन वर्ड डिफाइंड है
तो आप बीच में आप अपना नहीं लगाएंगे, मैं तो ऐसा समझता हूं, या जैसे जनरली ऐसा समझा जाता है, गो व्हाट द डेफिनेशन सेज, जो टेक्निकल मीनिंग दे रखा है, अब इधर उधर के मीनिंग लगाएंगे, आप गलत कर रहे हैं, आप लेजिस्लेचर के इंटेंशन के अगेंस्ट जा रहे हैं। समझ आ रहा है? इज दैट ओके? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप सब ने 11th-12th में बिजनेस स्टडी के पेपर में एक थोड़ा सा पोर्शन पढ़ा हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा है। पहले 1986 था, अब उसकी जगह नया आ गया। और आजकल स्कूलों में ऐसा हो रहा है कि जो पढ़ाने वाले होते हैं वो आधा पुराना पढ़ाते, आधा नहीं, उनको पता नहीं क्या नया है। ठीक है, अच्छा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाम से पता लगा, इट इज अ लॉ टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स, नाम से पता लग रहा है। अच्छा, कंज्यूमर जो टर्म है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने, उस वहां डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, वहां डिफाइन जब डिफाइन किया हुआ है, तो क्या मैं जनरली कंज्यूमर का मतलब क्या समझता हूं, मैं उसके हिसाब, डिक्शनरी के हिसाब से या पॉपुलर मीनिंग वो लूंगा या जो प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से? और होता क्या, अब क्या होता है ये, अब ये बात तो समझ आ रही है। अब सोच के देखो, वहां लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कई बार क्या लोग तुक्के मारते हैं कि सब मेरे को तो गलत लग रहा है। अरे भाई, तुम तो जनरल मीनिंग ले रहे हो। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, उस एक्ट में लिखा हुआ है, अगर आप कोई गुड्स परचेज करते हैं या सर्विस, अच्छा कंज्यूमर दो चीज में हो सकते हैं, या गुड्स में या सर्विसेज में। अगर आप गुड्स परचेज करते हैं, सर्विस अवेल करते हैं, ठीक है, फॉर योर सेल्फ यूज, नॉट फॉर कॉमर्शियल पर्पस, एंड कंसिडरेशन देखिए फ्री में नहीं है, कंसिडरेशन देखिए फ्री में नहीं है, ठीक है, तो आप कंज्यूमर है। मोटी मोटी बात ये, बाकी मैं टेक्निकल प्रॉपर डेफिनेशन, लेकिन मोटी मोटी बात। अब एक सिचुएशन देखिए आपको, आप किसी शॉपकीपर से अपने घर में यूज करने के लिए उस सामान खरीदते हैं पैसे देके, क्या टेक्निकली आप कंज्यूमर हैं? परचेज द गुड्स फॉर सेल्फ यूज बाय गिविंग द कंसिडरेशन, ये सुनो। क्या एक रिटेलर भी होलसेलर से सामान खरीदता है, क्या वो भी कंसिडरेशन दे खरीदता है? क्या फॉर सेल्फ यूज और फॉर रीसेल? क्या वो कंज्यूमर है? नहीं है। अच्छा, क्या होता है ये, जब वो, अब सर ये कोई बात हुई, होलसेलर ने, अब बच्चे कहते भावनाओं में बह जाते हैं, बहुत बच्चे मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की पढ़ाता हूँ, ठीक है। एक्चुअली क्या है, कई बच्चों को जब बताओ ना, सर ये क्या बात है, होलसेलर ने रिटेलर को खराब सामान बेच दिया, वो कुछ नहीं कर सकता, वो तो कंज्यूमर ही नहीं है, उसको तो, अच्छा रेमेडी किसको मिलेगी? जो कंज्यूमर है, ऐसा कंज्यूमर। मैं कहा बेटा वो कंज्यूमर नहीं है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में उस रिटेलर को रेमेडी, होलसेलर ने गलत सामान भी दे दिया है, चीटिंग भी की उसके, फिर भी उसको रेमेडी नहीं मिलेगी। लेकिन क्या हिंदुस्तान में एक ही एक्ट है हर सब प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए? क्या? अच्छा, क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जा सकता है? ये सुनो, ब्रीच ऑफ कंडीशन वारंटी पड़ा है क्या, उस पर क्लेम कर लीजिए रेमेडी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में रेमेडी नहीं मिलेगी, बिकॉज आप टेक्निकली कंज्यूमर नहीं है। अच्छा, एक ऐसा और एग्जांपल, एक बंदा किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेने गया, कोई सर्जरी हुई। अच्छा, कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कंप्लीटली फ्री ट्रीटमेंट होता है, हाँ है ना, सुना होगा, कई सारे गवर्नमेंट कंप्लीटली फ्री ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, डॉक्टर हैज बीन नेग्लिजेंट और उसे सर्जरी करते समय पेशेंट के कुछ गड़बड़ कर दी, आपको ठीक होता है, कई बार सुना होगा ये कोई, अच्छा जो सर्जरी करते हैं बहुत माइनर बहुत ही डेलिकेट इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, बहुत, ठीक है। और कई बार ऐसे सुनने को आता है, अखबार में भी कहा जाता है कि साहब क्या हुआ, बंदे का पेट चिड़ा था, उसके अंदर ही कोई इक्विपमेंट रख के ऐसे सिल दिया, हाँ वो रह गया अंदर ही, होता ना, वो यूज किया निकालना रह गया। इसलिए होता है सर्जरी, इसलिए तुम देखो जहाँ भी ओटी ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं ना, वहाँ मिनिमम पब्लिक इंटरफेरेंस होती है, क्योंकि क्या जरा सा भी कंसंट्रेशन, बहुत कंसंट्रेशन काम होता है, ठीक है। और ऐसे केस हो गए। और एक चीज है, कोई भी अगर आयरन, कोई भी आपको मेटल की चीज बॉडी के अंदर रह जाए, क्या आपको डेथ हो सकती है, ये सुनो। एंड वो ऐसे केसेस हुए, डेथ भी हो जाती कई बार। तो मैं, अच्छा बताइए, क्या फिर भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या उस बंदे की जिसकी डेथ हो गई या नहीं भी डेथ हुई, उसकी बहुत तबीयत बिगड़ गई, वॉट, क्या उसको या उसके घर वालों को रेमेडी मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंसिडरेशन नहीं है। बच्चे आंसू मान लेते हैं क्लास में, सर ये क्या बात हुई, बंदा मर गया और आपने सर रेमेडी नहीं। मैं कहा भाई भावनाओं में मत हो यार, कंसिडरेशन नहीं है, फ्री सर्विस थी। लेकिन क्या मेडिकल लॉज के हिसाब से डॉक्टर को तुम जेल भी करा सकते हो? क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस है ये। तो एक ही लॉ थोड़ी है सारी समस्या का समाधान, एक ही लॉ में थोड़ी है, अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग लॉज हैं। तो बच्चे, तो क्या आप टेक्निकल डेफिनेशन जब दे रखी है तो आप तुक्के क्यों मार? बच्चा सर ये क्या बात है उसके, अरे भाई तुम ऐसे मत सोचो यार, उसके लिए दूसरे लॉज हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा
कि अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विल द पेशेंट गेट एनी रेमेडी। अब तुम भावना में बह गए, या ये तो बहुत गलत बात होगी, इसने ब्लेड छोड़ दी पेट के अंदर, ठीक है ये बोला। अब मुझे बताइए, आप जीरो मिल गया ना आपको, आपने लिख दिया हाँ मिलेगा, ठीक है भाई, ये थोड़ी बोल रहा क्वेश्चन। अच्छा कभी भी क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं, विल द पेशेंट गेट द रेमेडी अंडर द इंडियन लॉ, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। पर्टिकुलर लॉ की बात करते हैं ना, तो अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो आपको उसके हिसाब से आंसर देना है। अच्छा ये नॉट ओनली एग्जामिनेशन, मैं एक्चुअली बताता हूं, ये आंसर ना कि थ्योरेटिकल के एग्जाम लिखने के लिए, एक्चुअली बताता हूं। मान लिया किसी ए ने बी के साथ कुछ गलत किया, इनजस्टिस कुछ भी, उसके लिए लॉ में रेमेडी है। मान लिया एक एक्ट है, मैं एक एक्ट का नाम मान लिया एक्स एक्ट, उस प्रॉब्लम के लिए एक्स एक्ट में रेमेडी है, लेकिन बी ने रेमेडी के लिए अप्लाई किया कोर्ट में अगेंस्ट से अंडर वाई एक्ट, सम अदर एक्ट, और उस एक्ट में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, या उस तरह की सिचुएशन के लिए रेमेडी नहीं है, क्या मिलेगी? अच्छा अगर वो फाइल कर देगा वाई एक्ट के अंदर कि जज साहब आपने बोले बेटा तुमने गलत किया, इसको मैं हटा के एक्स एक्ट में कर देता हूं और तुम्हें रेमेडी, नहीं देगा जज, क्योंकि यू आर आस्किंग। अच्छा तुम जो कोर्ट में केस डालोगे उसमें लिखोगे ना कि आई वांट द रेमेडी अंडर द सो एंड सो एक्ट, ये सुनो अंडर सो एंड सो सेक्शन ऑफ सो एंड सो एक्ट, ये सुनो, तो जज को तो पता ही है ऑब्वियसली, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं देगा, बोलेगा साहब ने, बोलेगा कि साहब इस लॉ में आपकी इस सिचुएशन कोई रेमेडी नहीं, केस खत्म। तुम बोलोगे साहब एक्चुअली भी ऐसा ही होता है, वहां थोड़ी कोर्ट में खड़े हो जाए दुहाई हो महाराज, पुराने जमाने में होता ना राजा का राजा दरबार लगता था, महाराज दुहाई हो, अन्याय हुआ अन्याय, ठीक है आप न्याय कीजिए। अब सब कोई राजा नहीं सोचना है क्या न्याय करना है, यहां नहीं होता ऐसे। आपने किस लॉ के अंदर अप्लाई किया उसके अंदर ये पॉसिबल है, हो सकता है आपको साथ रेमेडी मिल सकती है लेकिन उस लॉ में नहीं मिलेगी, और आपने अप्लाई उस लॉ में की आपको नहीं मिलेगी, और अपने आप जज नहीं बताने वाला कि साहब इस लॉ में अप्लाई करो। अधिक चीजें ऐसे जो आप सोच रहे हो मैं ऐसे कहानी सुना, ऐसा नहीं, ऐसे बहुत सारे केस लोग हारते हैं बिकॉज गलत एक्ट के अंदर अप्लाई करते हैं। बट दे वुड हैव गॉट द रेमेडी बट दे डिड नॉट गेट द रेमेडी, व्हाई? अप्लाइड अंडर द रॉन्ग लॉ। ये सुनो, अच्छा ये अप्लाइड अंडर द रॉन्ग लॉ, इसका मतलब ये कार्यक्रम किसने किया होगा? क्या उस बंदे के वकील ने? अब समझ में आया कितने वकील कितने काबिल होते हैं, समझ में आ गया ना। बहुत सारे काला कोट पहने घूम रहे हैं, दिमाग में 2-4 किलो गोबर जरूर है। तो बहुत सारे लोग क्लाइंट का केस हारते, क्लाइंट इसलिए केस अच्छा है उसका, वो हारते इसलिए बिकॉज एक्चुअली द लॉयर इज इनकॉम्पिटेंट, वो गलत लॉ। और अच्छे प्रोफेशनल की पहचान है, जब क्लाइंट आता है ना किसी लॉयर के पास, सबसे पहले उसे पूछनी चाहिए कि आपकी क्या समस्या है, आप उसका क्या समाधान चाहते हैं। अच्छा क्या रेमेडी पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है? हाँ ना, एक बंदा बोलता है जी मुझे ये रेमेडी चाहिए, ये सुनो, एक बंदा बोला मुझे ये रेमेडी चाहिए, तो उसे ये भी पूछना चाहिए कि आप क्या चाहते हो। देन ही हैज टू फाइंड आउट अंडर विच लॉ माई क्लाइंट विल गेट दैट रेमेडी बेस्ट। दैट इज द राइट अप्रोच। लेकिन अनफॉर्चुनेट यार देखो क्या होता है, तुम एलएलबी, एक लाइन, अरुण जेटली जी का नाम तो जानते होगे ना, अब तो रहे नहीं, एक्सपायर हो गए, हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, एंड वेरी लर्नेड मैन, वेरी लर्नेड, ही इज नॉट अ टिपिकल पॉलिटिशियन, वेरी लर्नेड मैन, हार्वर्ड एजुकेटेड लॉयर, वेरी नॉलेजेबल। तो एक बार अरुण जेटली ने बोला था कि सीए में कोई पास होना बहुत मुश्किल काम होता है और लॉ में को फेल होना बहुत मुश्किल काम होता है। स्टेटमेंट था, अरुण जेटली खुद लॉयर था, बोला सीए में पास होना मुश्किल होता है और लॉ में फेल होना मुश्किल। मेरा कहने का मतलब एलएलबी तो हिंदुस्तान में ऐसी है कि आपने एक बार एडमिशन ले लिया, आप लॉ, आप वकील तो बन ही जाएंगे आप, ठीक है, कोई फेल नहीं होता, बहुत ही रेयर, किसी ने कसम ही खा ली है कि भाई मुझे फेल हो रहा तो अलग बात है। तो सोच के देखिए ऐसी जब पढ़ाई होके वो एलएलबी कर लेते हैं, उनको समझ कितनी होती है? नहीं होती है। ऐसे भतेरी हैं घूम रहे, ठीक है, जो कुछ नहीं पता, बट ठीक है अब एलएलबी कर ली है, बार काउंसिल में रजिस्टर करा लिया, काला कोट पहने सर, वकील साहब वकील साहब वकील साहब वकील साहब। अरे 4 आदमी जब साफ साफ बोलता है तो वैसे तड़ी आ जाती है आदमी को। कहता है इंसान की ईगो कैसे, आपके आसपास जो लोग होते हैं ना वो आपको दिन भर साफ साफ करेंगे, क्या होगा आपके, तो वैसे ही आप तो सोचो भाई मैं तो बड़ा आदमी हो गया, लेकिन अंदर अंदर वकील साहब खुद को पता कि मैं कितना गोबर गणेश हूं। हाँ बहुत कम लोग हैं जो कॉम्पिटेंट है, देखिए मैं नहीं बोला कि सारे ऐसे हैं, लेकिन ज्यादातर कचरा ही हैं। क्लाइंट देखिए केस हार रहा है, किसकी इनकॉम्पिटेंसी? लॉयर की इनकॉम्पिटेंसी, गलत जगह अप्लाई कर रहे हैं। एनीवे ये बातों को मैं प्रैक्टिकली बता दी, ये नहीं कि सब कोई भी लॉ में हर तरह की सोल्यूशन, हर चीज के लिए अलग अलग लॉज बने हुए हैं, अप्लाई इंटू द प्रॉपर लॉ, ठीक है।
तुक्का नहीं मारना, ठीक है। इस लॉ में कंज्यूमर की डेफिनेशन दे रखी है तो गो बाय दैट डेफिनेशन, वहां इमोशनल होकर नहीं सोचना है। हाँ, आपके साथ गलत हुआ तो कोई दूसरे लॉ में रेमेडी मिल जाएगी, जरूरी तो कि इसी लॉ में मिलेगी। और जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा कि अंडर दिस लॉ या प्रैक्टिकली आप अप्लाई करेंगे तो उस लॉ में पॉसिबल है तभी मिलेगी, नहीं पॉसिबल है भले इनजस्टिस हो नहीं मिलेगी। एक बार क्या एक इंसिडेंट बताता हूं, एक्चुअल केस अखबार में छपा था। अच्छा, आप कोई चीज खरीदते हैं, सुनाओ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोविजन है, उसके बाद जो प्राइस मेंशन है उससे ज्यादा किसी ने चार्ज कर लिया, दैट इज आल्सो वन ऑफ द ग्राउंड यू कैन टेक एक्शन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सुना होगा आपने, ठीक है, ये भी एक प्रोविजन है। अब क्या हुआ, एक बंदा गया एक रेस्टोरेंट में, उसको कोल्ड ड्रिंक की बोतल, नॉर्मली ग्लास में देते हैं तब तो प्राइस नहीं होता ग्लास में आपको, लेकिन अगर बोतल दी है बोतल में प्राइस होता है। तो क्या हुआ, रेस्टोरेंट वाले ने जो प्राइस था उसे काफी, अब अंदर रेस्टोरेंट में चार्जेस थे, वो गलत है। अच्छा एक चीज बता दूं, जितने लोग बच्चे सुनते लोग कि सब सिनेमा हॉल में जाते हैं, कहीं जाते हैं मॉल में जाते हैं, वहां तो रेट अगर लिखा हो उससे ज्यादा ले रहा है, दे जा यू कैन टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अच्छा, वो लोग एक्सक्यूज देते ना जी, इतनी महंगी जगह ले रखी, इतना किराया लगता है, ये सब बकवास है। यू हैव ऑल द राइट टू टेक अ लीगल, इसलिए आजकल लोग बड़े समझदार हो, लोग क्या करना कि वो ऐसी चीज बेचते ही नहीं इसमें रेट है। तुमने देखना बॉटल में कोल्ड ड्रिंक फाउंटेन पेप्सी बिक रही है, उसमें रेट नहीं होता, ठीक है, उसमें रेट नहीं होता, वो जानबूझे किया गया है। यार तुम बच्चे तो समझते नहीं समझे क्या कहानी है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, बोतल क्यों नहीं दे रहे। वो रेस्टोरेंट वाले ने एक बोतल दे दिया, उसमें रेट था, उससे ज़्यादा चार्ज कर लिया और उसने केस कर दिया। अब उसके वकील ने क्या किया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस नहीं किया, इसमें रेमेडी किसमें मिलेगी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसमें दिखा हुआ हिसाब से। उसने क्या किया, एक लॉ है उसका नाम पहले होता था स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1976, अब वो खत्म हो गया, उसकी जगह नया एक्ट आ गया लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। ये है क्या, ब्रीफली बता दूं। आपने जब मार्केट में हम जो सामान खरीदे तो बोले कोई चीज़ बोलते 1 kg दो, तो 1 kg का वेट एक तरफ रखते हैं, ये आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक वो आ गए, ठीक है, तराजू टाइप के जो, ठीक है, बैलेंस। अच्छा, ये जो 1 kg एक तरफ रखते हैं वेट और दूसरा सामान रखा होता, आप मानते हैं दोनों बराबर हो जाता, मानते हैं कि 1 kg है, इसका इसको भी तो रेगुलेट कोई लॉ करता होगा कि वेट है। सुनो मार्केट में कई बार कपड़ा खरीदना जो फैब्रिक होता है, बोले 1 मीटर कपड़ा दो, तो देखना 1 मीटर की रॉड होती है, देखा है कभी, ठीक है। तो इसका एक्चुअली क्या आता है, ये सब क्या लॉज होते हैं जो सोच के देखिए, कोई 1 kg का वेट रख रहा है, वो है 900 ग्राम में, क्या सबको चपत लग रही है, हाँ है ना, लोग समझ रहे 1 किलो मुझे मिल रहा है 900 ग्राम, तो एक्चुअली लॉज है इसके ऊपर। एंड इसके ऊपर लॉ है, पहले एक लॉ था उसका नाम है स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट, अब उसकी जगह लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, ठीक है, मैं वो भी लॉ पढ़ाता हूँ, ठीक है। इतनी वेराइटीज ऑफ लॉज है ना इंडिया में, ठीक है, हर चीज को रेगुलेट, उसको भी रेगुलेट करने लॉ है, नहीं तो पूरा सोच के। अच्छा, खाली नेशनली या इंटरनेशनली रेगुलेट होता हुआ ये, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या होगा सोच के देखिए। आपने बोला कि साहब हमसे 500 kg चीजें हमने एक राइस को एक्सपोर्ट कर दिया, तो हमारा केजी और उनका केजी सर सेम होना चाहिए, ये सुनो, नहीं तो पता वो तौले का बोला ये तो 450 किलो है, लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाएगा। तो सब इंटरनेशनल है सब चीजें, ठीक है। अब क्या उसके वकील ने क्या किया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस करने के बजाय क्या कर दिया, अंडर स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स में, उस समय वही एक्ट चलता था, उसमें कर दिया। क्या रेमेडी मिली, नहीं को, ये न्यूज़पेपर में साफ साफ छपा था, कोर्ट ने बोला, जज ने बोला, अंडर विच प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शुड आई गिव द रेमेडी, बिकॉज नो सेक्शन ऑफ दिस एक्ट रेगुलेट्स द प्राइस। गलती किसकी थी, वकील साहब की। एनीवे, एक और एग्जांपल, अच्छा एक्चुअली आम जिंदगी में बोलते हैं मैनेजर ऑफ ए कंपनी, आम जिंदगी में मैनेजर ऑफ ए कंपनी, तो क्या ये बहुत सीनियर पोस्ट होती है या सब मिडल लेवल, मिडल, नॉट वेरी सीनियर नॉट वेरी जूनियर। अच्छा, एक कंपनी में देखते हो कि साहब कई सारे मैनेजर होते हैं, हाँ है ना, होते कि नहीं होते, बहुत सारे मैनेजर होते हैं। अब कंपनीज एक्ट में भी एक टर्म मैनेजर यूज होता है, इट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 53। एक बच्चा बोला सर, दीपक सर बता रहे कि 10,000 के आसपास एक्ट्स हैं, कितने, 10,000, हाँ पता नहीं, कोई बच्चा बोल लिख रहा है, एनीवे चलो। हाँ, तो वो पूछ रहा कि आप कितने पढ़ाते हो, ठीक है भाई 10,000 नहीं पढ़ाते, हाँ इतने तो जरूर है कि 100-150 तो पढ़ाते हैं, ठीक है, इतने एक्ट्स तो पढ़ाते हैं, इतनी वैरायटी तो है ही है, ठीक है। एनीवे देखिए, व्हाट आई एम सेइंग दैट कंपनीज एक्ट में मैनेजर टर्म यूज होता है और इसकी डेफिनेशन दे रखी सेक्शन 2 क्लॉज 53। अच्छा, जब डेफिनेशन दे रखी है इसका मतलब क्या, ये जनरल सेंस में लेना है टेक्निकल सेंस में, डेफिनेशन देने का मतलब यही है। अच्छा, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, मैनेजर मीन्स एन इंडिविजुअल
हु हैज द मैनेजमेंट ऑफ द होल ऑफ द अफेयर द कंपनी। अच्छा, एक कंपनी के होल ऑफ द अफेयर्स क्या दो लोग को दे सकते हो? होल ऑफ द अफेयर एक को दे दिया तो क्या दूसरे को होल ऑफ द अफेयर दे सकते हो? नहीं, बचाए कुछ नहीं। ये सुनो, इसका मतलब क्या एक कंपनी में एक से ज्यादा मैनेजर हो सकता है इस डेफिनेशन के हिसाब से? नहीं। अच्छा, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्शन 2 क्लॉज 54, ये 53 और 54, उसकी डेफिनेशन के हिसाब से लगता है कि साहब एक कंपनी में एक से ज्यादा एमडी हो सकते हैं, और होते हैं। अच्छा, आप जनरली लोग क्या सोचते हैं एमडी तो एक ही होता है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ एमडी एक कंपनी में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और एक्चुअल मेरे एक समय था जब मारुति के अंदर आपको 2 एमडी थे। अच्छा, मुकेश अंबानी अनिल अंबानी जो अलग अलग हुए, जब ये अलग नहीं हुए थे, इकट्ठे थे, उस समय रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड दोनों मैनेजिंग डायरेक्टर थे। ओनली डिफरेंस वाज द मुकेश अंबानी वाज चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, अनिल अंबानी वाज वाइस चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, लेकिन एमडी दोनों थे। अब मुझे बताइए, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट जो डेफिनेशन एमडी की दे रखी है, मैनेजर की दे रखी है, तो एमडी एक कंपनी में एक से ज्यादा हो सकते हैं, मैनेजर एक ही हो सकता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन गिवन द कंपनीज एक्ट। तो हु इज मोर पावरफुल एज पर कंपनीज एक्ट? मैनेजर ज्यादा पावरफुल है एमडी? अब बताइए, ऑब्वियसली मैंने उसके बराबर को दूसरा नहीं था कंपनी में। एमडी तो एक कंपनी में 2 2 3 3 4 4 भी हो सकते हैं, तो ज्यादा पावरफुल कौन है? अरे कंपनी जैक के साथ मैनेजर कौन ज्यादा पावरफुल, मैनेजर और एमडी? क्योंकि एक ही हो सकता है, उसके बराबर दूसरा कोई नहीं हो सकता। ही इज मोर पावरफुल देन इवन एमडी। लेकिन आप सोचिए, कंपनी जैक में मैनेजर की बात कर रहे हैं, और मैनेजर के टेक्निकल मीनिंग के हिसाब से वो एक ही हो सकता है, सेक्शन 2 क्लॉज 53 एंड ऑल दैट, वेरी पावरफुल पोजीशन। अब सोच के देखिए, ये मैनेजर की हम बात करें कंपनी एक्ट में, और कोई बच्चा इसे पढ़ रहा है और उससे वो जनरल मीनिंग लगा रहा है, डिक्शनरी मीनिंग, क्या उसके हिसाब से क्या इतनी सीनियर पोजीशन होती है? मिडिल लेवल। और सुन लग जाए, पता है सर कैसे पढ़ा रहे हैं कि एक ही मैनेजर हो सकता है एक कंपनी में, मेरे पापा भी एक कंपनी मैनेजर हैं, उनके एक फ्रेंड है वो भी उसी कंपनी मैनेजर है, पता नहीं कैसे पढ़ा। अब क्या हो रहा है, गड़बड़ क्या हो रही है? अरे गड़बड़ क्या हो रही है, यहाँ टर्म टेक्निकल साइंस में यूज हो रहा है, तुम क्या लगा रहे हो जनरल मीनिंग। सब गड़बड़ होने लगे ना, ठीक है। आप क्या हो रहा है, गलत डायरेक्शन में चले गए। तो यही सब चीज होती है कि ध्यान नहीं देते। क्या अब जब मैंने ना डेफिनेशन दे रखी है, तो फॉरगेट अबाउट व्हाट यू अंडरस्टैंड जनरली। डिक्शनरी डेफिनेशन देने का मतलब यही है कि लेजिस्लेचर चाहता था टेक्निकल मीनिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, प्रैक्टिकली है ना, बहुत कम कंपनी में लोग मैनेजर रखते हैं, मैंडेटरी नहीं रखना, ठीक है, ये वाला मैनेजर जो कमी है। क्योंकि अगेन वही प्रॉब्लम है, क्योंकि ज्यादातर ये जब रखेंगे, क्या हर आदमी को लॉ पता है क्या? अच्छा, मान लिया कोई बंदा है एक्स लिमिटेड कंपनी का ए, मान लिया मैंने कंपनी जैक वाला मैनेजर, वेरी सीनियर पोजीशन है ना, इवन मोर पावरफुल देन एमडी। ये सुनो, अब सोचिए वो किसी को बोले अपना विजिटिंग कार्ड दे कि आई एम द मैनेजर ऑफ दिस, क्या सामने वाला हल्के में ले सकता है? हाँ ना, हो गया मैनेजर, बस बतेरी मैनेजर होते हैं। ये सुनो, इसलिए प्रैक्टिकली बहुत कम कंपनी में ये वाली पोस्ट होती है। लॉ में लिखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली ज़्यादातर एमडी ही चलता है, ज़्यादातर एमडी चलता है। लेकिन क्योंकि लॉ के प्रोविजन के हिसाब से इज अ वेरी पावरफुल पोजीशन, इवन मोर पावरफुल देन द एमडी। अब हम पढ़ ये रहे हैं और हम आज जनरल भी नहीं लगाएं, हम कंफ्यूज हैं। वाई? बिकॉज इट हैज बीन यूज्ड इन अ टेक्निकल सेंस। इज अ क्लियर? एक बात गांठ बांध लो, कोई भी एक्ट पढ़ो, अगर कोई टर्म एक्सप्रेशन वहां यूज हो रहा है, उसकी डेफिनेशन दे रखी है, तो तुम जनरली क्या समझते हो भूल जाओ। अगर वो बीच में मीनिंग लगाओगे, आप बार बार कंफ्यूज होते रहोगे। इज इट ओके? देखिए, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये मैं आपके सामने देखिए, मैनेजर की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 53, हु हैज द मैनेजमेंट ऑफ द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स कंपनी। एंड देखो, कंपनी कहना ओनली है 1 मैनेजर एट टाइम। और नीचे देखो, सॉरी, ठीक है। और एमडी की जब डेफिनेशन देखो, सेक्शन 2 क्लॉज 54, उसमें आपको लिखा हुआ है हु, वो वहां वो नहीं देखा मैनेजमेंट ऑफ द होल, ठीक है। उससे क्या पता लगता है कि साहब एक कंपनी में एक, और बहुत ऐसे केस हैं। आपने होटल का नाम सुना है, हयात रीजेंसी, सुना होगा, 5 स्टार होटल। इस कंपनी में आज भी 3 एमडी है। इनके एक्चुअली जो हयात रीजेंसी है, इट्स अ 5 स्टार होटल चेन होती है, ठीक है। तो इनके वर्ल्ड के 3 डायरेक्शन में, नॉर्थ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ईस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनके होटल प्रॉपर्टीज है जगह जगह। वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, नॉर्दर्न वर्ल्ड, ईस्टर्न वर्ल्ड एंड वेस्टर्न। सदर्न साइड, सदर्न वर्ल्ड में नहीं, इनकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो इन्होंने पता है ऐसे डेजिग्नेशन कैसे कि एमडी नॉर्थ, मतलब क्या हुआ, मतलब पूरे नॉर्दर्न वर्ल्ड में जितनी भी इनकी 5 स्टार प्रॉपर्टीज हैं, होटल्स हैं, उन सबका ओवरऑल हेड हुआ है। ऐसे एमडी ईस्ट, एमडी वेस्ट, ऐसे करके 3 एमडी बना रखे। तो ये नहीं खाली थ्योरेटिकल बात है, प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि साहब आपको, और प्रैक्टिकली इसलिए हो रहा है कि लॉ में अलाउड है, ठीक है, नहीं होता तो फिर पॉसिबल। मैं बता, लॉ इज सो प्रैक्टिकल,
इसको रिलेट करके पढ़ोगे तो सब कुछ नजर आएगा कि सब कुछ वैसे ही है। अच्छा, जनरली लोग क्या समझते हैं एमडी, अच्छा और एक और बात बताऊं, एमडी होना भी हर कंपनी में जरूरी नहीं है, और अगर हो तो एक से ज्यादा भी रख सकते हैं। अच्छा, जनरली इसको छोड़ो, ये जो लॉ की बात है, जनरली लोग क्या समझते हैं कंपनी तो एमडी तो होगा ही, है ना, लेकिन लॉ के हिसाब से क्या है एमडी का होना कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, जनरली लोग क्या सोचते हैं एमडी तो एक ही होता है, क्या एक से ज्यादा भी हो सकता है? सब क्यों पढ़ने से पता लगता है ना एग्जैक्टली क्या पोजीशन लॉ में है, एंड उससे हमें क्लैरिटी मिलती है। इज इट ओके? सो अब हम कंक्लूड करते हैं। देखिए, कंक्लूजन ये निकला आपका कि कोई भी लॉ को हम इंटरप्रेट करेंगे तो उस लॉ के अंदर जो वर्ड्स, एक्सप्रेशन, फ्रेजेज यूज हुए, बेटा बातें नहीं, वी हैव टू इंटरप्रेट इट लिटरली एज पर डिक्शनरी मीनिंग, पॉपुलर मीनिंग, नेचुरल मीनिंग, ठीक है, मीनिंग अंडरस्टैंडिंग डे टू डे लाइफ। हाउएवर there are three cases where the literal rule fails. पहला केस क्या है? If the literal meaning goes against the purpose, defeats the purpose, then what we have to do? We have to take the help of rule of reasonable construction. वो क्या बोलता है? Interpret the law ratio legis. If the literal legis is not clear, interpret the law ratio legis. Second case where the literal rule fails, if the literal meaning absurd, illogical, again take the help of reasonable rule, which says that interpret the law logically. तीसरा, if the words expression have been used in technical sense, इसका the technical meaning दे रखा definition, we have to take that meaning, not the dictionary meaning, not the dictionary. अब देखिए, ध्यान सुनिएगा, अगर आप कोई लॉ के प्रोविजन को इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसके अंदर जो वर्ड्स, एक्सप्रेशन, फ्रेजेज यूज हुए हैं और आपने लिटरल मीनिंग उसका लिया, सबसे पहले वही लगाना है। वो लिटरल मीनिंग पर्पस के अगेंस्ट नहीं जा रहा, वो पर्पस को अचीव कर रहा है ना। वो लिटरल मीनिंग एब्सर्ड है, वो लॉजिकल आ रहा है, नथिंग एब्सर्डिटी। ना उसकी कोई टेक्निकल मीनिंग दे रखा है, ना कोई उसकी अलग से कोई डेफिनेशन है। क्या विल वी स्टिक टू लिटरल रूल? यस और नो? हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, कि तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यस हो? ना वो मीनिंग पर्पस के अगेंस्ट जा रहा है, ना वो मीनिंग एब्सर्ड है, ना उसका कोई टेक्निकल मीनिंग दे रखा है। तो क्या उस केस में जो लिटरल मीनिंग हमने निकाला है, क्या वही सफिशिएंट है? यस और नो? हम वहीं रुक जाएंगे, वहीं रुक जाएंगे। लेकिन क्यों? तीनों में से कोई समस्या नहीं है, लेकिन तीनों में से कोई भी समस्या है तो उस केस में हम लिटरल रूल से आगे बढ़ेंगे। पहले दो वाली प्रॉब्लम है तो रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, लास्ट वाले में डेफिनेशन दे रखे, टेक्निकल वो मीनिंग लेना है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। क्लियर आ गया? मैंने सारा चीज सम अप भी कर दिया किस तरीके। अब एक बार बुक देखिए आप, देखिए रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, रूल ऑफ लिटरल एक ही बात है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, the words, phrases and sentences of a statute are ordinarily to be understood in their natural, ordinary or popular and grammatical meaning. अच्छा, इसके साथ एक चीज को ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं, रूल ऑफ या ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं इसको, लिख लीजिए इसके साथ। या रूल ऑफ ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन लिख लिया, रूल ऑफ ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं सेम रूल को, grammatical. According to written rule of construction, interpretation, statute, the words, phrases and sentences of statute are ordinarily to be understood in their natural, ordinary or popular and grammatical meaning. Clear? Unless such construction leads to an absurdity. क्या ये एक एक्सेप्शन है जहां पे ये और द कंटेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट सजेस्ट, मतलब जो मीनिंग हमने निकाला है वो मीनिंग आपको पर्पस के हिसाब से मैच नहीं कर रहा। क्या है ये? तो यही मैंने बताया जहां फेल होता था। मैंने पहले ये वाला बताया था, फिर ये मैंने इसको ब्रेक करके आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया। क्लियर है? अब देखिए, ये जो एडजेक्टिव्स यूज है ना, नेचुरल, ऑर्डिनरी, पॉपुलर, ये बोले ये सब क्या है आपको इंटरचेंजेबली यूज होता है। एडजेक्टिव्स ये नेचुरल, ऑर्डिनरी, पॉपुलर आर यूज इंटरचेंजेबली, दे मीन द ग्रामेटिकल और लिटरल मीनिंग, एक्सेप्ट व्हेन द वर्ड्स आर टेक्निकल, बिकॉज टेक्निकल वर्ड्स आर टेक्निकल मीनिंग। क्या ये तीसरा एक्सेप्शन हो गया जहां पे लिटरल रूल क्या होता है, फेल हो जाता है। समझ आ गया? तो उसी बात को ना पॉइंट्स बना के सिंप्लीफाई के बता दिया आपको, ठीक है, सबके एग्जाम्पल भी दे दिया आपको, ठीक है। अब आगे देखिए, लिखो नॉर्मली वेयर द वर्ड्स ऑफ ए स्टैट्यूट आर इन देमसेल्फ क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस होता है ना, विच इज क्लियर, एम्बिगुअस इज कंफ्यूजिंग, ठीक है, देन दीज वर्ड्स शुड बी कंस्ट्रूड, कंस्ट्रूड मीन्स इंटरप्रेटेड, लिख लीजिए कंस्ट्रूड, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रूड मीन्स इंटरप्रेटेड। जब कोई भी स्टैट्यूट को आप इंटरप्रेट करें वो क्लियर है, अनएम्बिगुअस है, कोई कंफ्यूजन नहीं है,
then those words should be construed means interpreted in their natural and ordinary sense, and it is not open to the court to adopt any other hypothetical construction. मतलब वहां कुछ और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा जो मीनिंग आ रहा है आपको वही लेना है, एंड दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन. लेकिन 3 केस में मैंने बताया कि साहब हमें इसके अगेंस्ट जाना, इसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा. अच्छा, जो रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन जो पूरा बना हुआ है वो किस प्रिंसिपल बना हुआ है, किस सिद्धांत पर बना हुआ है? द प्रिंसिपल इज कंटेन द लैटिन मैक्सिम, ये लैटिन है, एब्सोल्यूटा सेंटेनिया एक्सपोजिटिया नॉन इंडाइजेस्ट. इसे क्या मतलब है? विच लिटरली मीन्स एन एब्सोल्यूट सेंटेंस और प्रीपोजिशन नीड नॉट एन एक्सपोजिट. मतलब क्या कोई चीज एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, तो उसको अलग से कुछ और चीजों की हमें हेल्प नहीं चाहिए, वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट, वो अपने आप में क्या है? सेल्फ. क्या लिखो? एन एब्सोल्यूट सेंटेंस मतलब इज क्लियर विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, ऑल दैट. और नीड्स नॉट मतलब उसको अलग से कुछ और चीजों की मुझे हेल्प नहीं चाहिए टू अंडरस्टैंड इट, वो अपने आप में सफिशिएंट, अपने आप में. अच्छा देखिए, मैंने कहता था अगर मीनिंग पर्पस के अगेंस्ट नहीं जा रहा, मीनिंग एब्सर्ड नहीं है, ना कोई टेक्निकल मीनिंग दे रखा है, तो क्या वहां पे लिटरल मीनिंग अपने आप में सफिशिएंट, हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं. वही बात ये बोल रहा है, वही बात ये बोल रहा है. इन अदर वर्ड्स, प्लेन वर्ड्स रिक्वायर नो एक्सप्लेनेशन. इन सिंपल वर्ड दिस रूल मीन्स टू गिव स्ट्रेट, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फेयर मीनिंग टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ. लेकिन 3 सिचुएशन मैंने बताया था, वहां पे आपको ऊपर आ गया था वो. इज दैट ओके? अच्छा, इसके साथ ही हमने क्या रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन भी पढ़ा. पहले 2 केस में अगर पर्पस के अगेंस्ट लिटरल मीनिंग जा रहा है या एब्सर्ड मीनिंग आ रहा है, ये सुनो, तो वहां पे कौन सा रूल लगाना है? रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. इसी को रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन लैटिन में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अट रेस मैगिस वैलियम कॉम्पेरिटी. ये भी याद रखना है. अच्छा, एग्जाम में आ जाए, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ दिस, ये नहीं लिखा हो. अब तुम्हें ये तो पता है लेकिन ये पता ही नहीं क्या है, क्या लिख पाओगे? अब वो पता नहीं चला क्वेश्चन क्या है, फिर अगल बगल वाले में पूछने पड़ेगी. ठीक है, हेल्प लेनी पड़ेगी ना, अनफेयर मीन्स यूज करने पड़ेंगे. ठीक है, बड़ा खुश होकर बोला हाँ सर. ठीक है, देखिए, द मैक्सिम अट रेस मैगिस वैलियम कॉम्पेरिट. तुम्हारा नाम मैं भूल गया, यूनिक सा नाम था तुम्हारा, भविष्य, हाँ, फ्यूचर. देखिए, हमारी भी उम्र हो रही है, भूल जाते हैं. ठीक है, देखिए, द रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन इंप्लाइज दैट statute must be constructed reasonably. Constructed is interpreted, construed, constructed, interpreted. A statute or any enacting provision जो भी लॉ में लिखा हुआ है, then must be so constructed, construed, interpreted so as to be make it effective. मतलब हमें ऐसे इंटरप्रेट करना जो इफेक्टिव हो, ठीक है, पर्पस को अचीव करे, and operative. A construction should be rejected. Construction means interpretation should be rejected if it results in hardship, सीरियस इनकन्वीनियंस, इनजस्टिस, एब्सर्डिटी. ऐसी इंटरप्रिटेशन जैसे इनजस्टिस हो रही हो, एब्सर्डिटी क्रिएट हो रही हो, उसे क्या एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना है? रिजेक्ट करना है. आगे देखिए क्या लिखा हुआ. इन सिंपल वर्ड्स दिस रूल्स मीन्स दैट इफ एनी वर्ड इन अ लॉ कैन बी गिवन मोर देन वन मीनिंग, एक से ज्यादा मीनिंग आ रहे हैं, देन द कोर्ट गिव्स अ रीजनेबल मीनिंग रेलेवेंट टू द सर्कमस्टांसेस. ठीक है, इफ द लिटरल लैंग्वेज दैट इज लेटर ऑफ द लॉ इज नॉट क्लियर, then interpretation must be rational according to the purpose, policy और objective spirit of law. क्या जो पहले वाला एक्सेप्शन था, क्या हमने यही लगाया था उसके अंदर, जहां लिटरल रूल फेल विद गोइंग अगेंस्ट द पर्पस. क्लियर है? दूसरा, thus when the literal interpretation leads to certain absurdity, क्या दूसरा केस हो गया, क्या लिटरल इंटरप्रिटेशन अगर एब्सर्ड मीनिंग आ रहा है, एब्सर्डिटी क्रिएट हो रही है, इट इज परमिसेबल टू डिपार्ट देयर फ्रॉम, मतलब उस मीनिंग से आप आगे बढ़ जाइए. ठीक है, and to interpret the provision of the statute in a manner so as to avoid that absurdity. जैसे हमने विद इन 60 डेज, हम वो एब्सर्ड आ रहा है कि 60 डेज में कभी भी अप्लाई करते हैं, वो एब्सर्ड आ रहा था, तो हमने लॉजिकल क्या विद इन 60 डेज बट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फर्स्ट 30 डेज. दिस डिपार्चर फ्रॉम द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन किसको बोल रहे हैं? लिटरल मीनिंग. इज परमिसेबल ओनली टू द एक्सटेंट इट अवॉइड सच एब्सर्डिटी. खाली एब्सर्डिटी रिमूव करने के लिए आप उससे डिपार्ट कर सकते हैं ग्रामेटिकल मीनिंग से, एंड नो फर्दर. ये नहीं कि आप पूरा ही सब मीनिंग पूरा बदल देंगे, ओनली टू रिमूव दैट एब्सर्डिटी वॉट एवर रिक्वायर्ड टू बी डिपार्टेड फ्रॉम द डिक्शनरी मीनिंग और ग्रामेटिकल मीनिंग और लिटरल मीनिंग, अब उतना आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि पूरा प्रोविजन बदल दोगे. ठीक है, एंड इस रूल को हम गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन बोलते हैं. रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन ऑल्सो, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम आ जाए. एक्सप्लेन द गोल्डन रूल ऑफ, आपको पता नहीं इसी को गोल्डन रूल भी बोलते हैं, तो यू शुड नो ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी. ठीक हो, अब एग्जाम में आ जाए एक्सप्लेन द गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, यू डोंट नो कि द सेम रूल ऑफ इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन रूल, आप कंफ्यूज जाएंगे, सब ये क्या पूछ लिया.
तो इस रूल को गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन को। अच्छा, ऊपर एक लाइन लिख लीजिएगा, जैसे मैंने यहां पे लिखा था रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, रूल ऑफ ग्रामेटिकल। वैसे ही रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन एक नाम है और है फंक्शनल और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। मैं यहां लिख देता हूं, रूल ऑफ फंक्शनल और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। इस रूल में हम ये तो करें उसको फंक्शनल करने के लिए, एब्सर्डिटी रिमूव करने के लिए हम इस रूल के हेल्प ले रहे हैं, लॉजिकल मीनिंग लेने के लिए हम इस रूल की ले रहे हैं, पर्पस अचीव करने के लिए इस रूल की हेल्प ले रहे हैं। इसलिए नाम है रूल ऑफ फंक्शनल और लॉजिकल। एक ही रूल है, कितने सारे नाम हो गए, एक ये लैटिन में, एक फंक्शनल, एक लॉजिकल, एक गोल्डन रूल भी बोलते हैं। क्लियर है? नाम नहीं पता हो ना, बहुत बार डेंजरस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये आया एग्जाम में, किसी बच्चे को नहीं पता, उसने नहीं किया, पेपर खत्म हुआ, बाहर निकला, अपने फ्रेंड से पूछा यार ये क्या था, ये मेरे समझ नहीं आया, मैं तो छोड़ आया क्वेश्चन। फ्रेंड ने बोला अरे ये वही तो था रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। ओह, ऐसा होता है? खाली क्या हुआ, आपको एक टर्मिनोलॉजी नहीं पता, पूरा पता था आपको? तो कैसे गड़बड़ होती है, हमें पूरी बात नहीं पता, एक चीज मिसिंग है, क्वेश्चन गया। देखिए लास्ट में, further if the court finds that giving a plain meaning to the words, plain meaning means dictionary meaning, ordinary meaning, will not be a fair or reasonable construction, क्योंकि वो मीनिंग पर्पस के अगेंस्ट जा रहा है, एब्सर्डिटी क्रिएट कर रहा है, इट बिकम द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू डिपार्ट फ्रॉम द डिक्शनरी मीनिंग, उसे डिपार्ट एंड अडॉप्ट द कंस्ट्रक्शन इंटरप्रिटेशन विच विल अचीव द पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट, देयर बाय गिविंग इफेक्ट टू द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। बार बार घूम के क्या इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, कितनी इंपॉर्टेंट चीज बन रही है ये सुनो। आई थिंक एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको इतने सारे दिए उससे आपको क्लैरिटी जा, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो ये सब क्या होना बहुत बस बता मैं ड्राई है, तो उसको इनरिच करने के लिए और वैसे एग्जाम्पल, और मैं बेटा शो नहीं एक मिनट, ऐसे एग्जाम्पल जो अल्टीमेटली आपके सिलेबस से रिलेटेड ही, आप कंपनी लोग में सब चीज़ पढ़ेंगी, मैं दोबारा रिलेट कर दूंगा, तो उससे वो भी आपको हेल्प मिल जाएगा आगे, ठीक है। तो आज हमने नेट रियल 2 रूल पढ़े, क्या प्राइमरी रूल में कौन से, रूल ऑफ लिटल कंस्ट्रक्शन, और उसी के साथ कनेक्टेड करके था रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, मैक्सिमम रूल प्रिंसिपल बोल सकते हैं। बस हो गया सर, टाटा बाबा, ठीक है सर, डाउट इतना ही छोड़ दो। चलो कोई बात नहीं है, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिएगा, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप समझ आ रही चीजें। मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं, लेकिन बात दिमाग में बैठनी चाहिए, कोई बात नहीं है, 2-3 क्लासेस फालतू लग जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार आपको चीजें सेट हो जाएंगी, फिर हम स्पीड बढ़ा लेंगे, अभी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।